अच्छा, ये लास्ट टाइम जो है ना, इसमें आपको याद होगा कुछ एरर आ रहा था जब हम HBase में डेटा इंपोर्ट कर रहे थे। सो कॉपिंग द CSV टू द HBase स्टैंड अलोन कंटेनर, और यही प्रॉब्लम जो हमने जब हडूप किया था तो उसके आखिर में भी आ रहा था कि वो पार्ट R0000 फाइल जो थी वो हम रीड नहीं कर पा रहे थे। तो वो फिर आप खैर अपने लोकल पे कॉपी करके आप उसको टेक्स्ट एडिटर में खोल सकते हैं। तो ये आप जो भी CSV फाइल है ट्रांजैक्शन डिटेल्स की, वो मैंने शायद अपलोड भी कर दी है, आप उसको इस कंटेनर में डालें जो कि आपका HBase का कंटेनर है हडूप डेटा के फोल्डर में। उसके बाद आप उसमें बैश करें और फिर HBase शेल में जाएं आप। HBase शेल लिखने के बाद फिर ये क्रिएट ट्रांजैक्शन CID अमाउंट टाइप, क्योंकि यही 3 कॉलम्स हैं उसके अंदर। ट्रांजैक्शन खैर टेबल का नाम होगा। ये एक और टेबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक एरर को अवॉइड करने के लिए। दिस इज द कमांड। तो ट्रांजैक्शन टेबल जो कि मेन करना, जिसमें आपने डेटा डालना है, उसको क्रिएट करने के बाद फिर आप ये भी टेबल्स क्रिएट करेंगे, वरना वो अननेसेसरी कोई एक्सेप्शन थ्रो करेगा जावा में। पर उसके बाद फिर आप शेल को एग्जिट करें टेबल क्रिएट करने के बाद, या दोनों टेबल्स। और HBase import TSV की जावा फाइल है, सेपरेटर कॉमा है, और जो आपका कॉलम्स जो है ना वो HBase रो की, ये खैर बाय डिफॉल्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है एक कमांड, ये नहीं देंगे तो एरर दे देगा वो। फिर आप ये तीनों उसको करें। रो की मेरे ख्याल में CID पे मैप हो जाएगी। बाकी अमाउंट टाइप फिर ट्रांजैक्शन टेबल है और हडूप डेटा TDLC में है। तो बहरहाल ये फिर आपका एक पूरा वो एग्जीक्यूट होगा, मैप रिड्यूस टास्क एग्जीक्यूट होगा, डेटा पूरा का पूरा HBase टेबल में आ जाएगा। पिछली बार हम इधर फंसे थे, तो बहरहाल ये मैंने उसी दिन फिर करके इसको अपडेट कर दिया था, ये मैंने आपको बताया नहीं था। तो उसके बाद आप ये पेज फिल्टर वगैरह लगा के देखेंगे तो वो सारी ट्रांजैक्शंस आपको उसी तरह क्वेरी चला के देना शुरू कर देगा, काउंट ट्रांजैक्शन वगैरह। ठीक है, ये बहरहाल ये बात थी। अब आप आ जाएं। सो टुडे व्हाट वी हैव टू डू इज के जो स्पार्क है उसकी हमें बेसिक्स जो है वो पढ़नी है, और थोड़ी सी चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं लेकिन समझना कोई इतना ख़ास मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो स्पार्क एक्चुअली जो है वो आप उसको हडूप की एक एक्सटेंशन कह लें। इट इज़ नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द हडूप इकोसिस्टम, लेकिन अब जिस तरह से वो स्पार्क इस्तेमाल होता है तो हडूप के साथ ही वो यूज़ होता है। ठीक है, हडूप के साथ ही यूज़ होता है। तो क्योंकि वो क्या कहते हैं, हडूप के अपने फ़ायदे हैं जो कि स्पार्क के पास नहीं है। मसलन फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो स्पार्क के पास नहीं है। स्पार्क बेसिकली एक प्रोसेसिंग इंजन है, जैसा कि मैप रिड्यूस है। स्पार्क इज नॉट लाइक, आप ये कह लें कि इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक HDFS। तो जो हडूप के फायदे हैं वो फिर स्पार्क जो है वो इस्तेमाल करता है। लिहाजा जो है वो देर आर डिफरेंट मोड्स जिसमें स्पार्क जो है वो हडूप के साथ चल सकता है। और आमतौर पे स्पार्क को हडूप के साथ ही चलाया जाता है। आई डोंट नो ऑफ एनी सिंगल इंस्टेंस जिसमें स्पार्क को सिंगल हैंडेडली चलाया जा रहा हो किसी मकसद से। आप चाहें तो आप स्पार्क का क्लस्टर सेटअप कर सकते हैं, हडूप के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द डिफ़ॉल्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्योंकि अगर आप स्पार्क का सिर्फ क्लस्टर सेटअप करेंगे और प्रोसेसिंग के लिए करेंगे ना, आपने काम करवाना है, तो प्रोसेसिंग का डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर करेंगे उसको? तो स्पार्क अपना डेटा स्टोर करता है बेसिकली इन मेमोरी, रैम के अंदर। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे तो आके आपको परसिस्ट तो करना है ना। क्या ख्याल है? रेडिस का डेटा जो है वो, जैसे हमने देखा आज आप लोगों का क्विज भी है, तो रेडिस में सारा डेटाबेस मेमोरी में चलता है। सारी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, डेटाबेस मैनेजमेंट मेमोरी में होती है। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे आपको स्नैपशॉटिंग तो करनी पड़ती है ना उसमें, हार्ड डिस्क के ऊपर। तो स्पार्क जो है ना वो बेसिकली अपना जो स्नैपशॉटिंग वगैरह करता है वो उसमें HDFS को अक्सर इस्तेमाल करता है। तो आम हमारा जो ट्रेंड है वो यही है कि हम स्पार्क को हडूप के साथ ही चलाते हैं। ठीक है, ये उसकी कुछ बेसिक नॉलेज है, बाकी तफसील आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, industries are using Hadoop extensively to analyze their data sets.
अब ये ऑब्वियसली कुछ स्पेसिफिक किस्म की इंडस्ट्रीज हैं जो कि हडूप के यूज केसेस जिनके ऊपर मैप होते हैं। तो ऑनलाइन जो कंपनीज हैं उनमें ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, और क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से हडूप की जो यूजेज है वो काफ़ी बढ़ गई है, वरना पहले इतना इस्तेमाल हडूप नहीं होता था। क्योंकि उसको आपको पता चल ही गया होगा कि हडूप को चलाना, कॉन्फ़िगर करना एक मसले वाली काम है। अभी तक हमने मल्टी नोड का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखा है कि 2 नोड्स के ऊपर हम उसको चलाएँ, वो भी ख्वारी वाला काम है। दोनों नोड्स के ऊपर आपको स्क्रिप्ट रन करनी पड़ती हैं, दोनों नोड्स पे हडूप इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, फिर वो आपस में दोनों तरफ आप अपने वो सर्विसेज़ चलाते हैं तो वो क्लस्टर क्रिएट हो जाता है। तो उसको मेंटेन करना, मैनेज करना एक मसला है। तो क्लाउड में चूँकि ये काम अब बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो लिहाज़ा बहुत सारे लोगों ने क्लाउड के ऊपर अब अपने हडूप क्लस्टर्स सेटअप कर लिए हैं, और वो उसको अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स हियर, ठीक है? तो उसकी वजह ये है हडूप की शोहरत की कि इज़ द मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क इतना मशहूर क्यों है? क्या ख्याल है आप लोगों का? मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क की शोहरत की वजह क्या है? अब तुमने देख लिया ना, कुछ कोड्स वगैरह देख भी लिए मैप और रिड्यूस के। यार वैसे आप लोगों को उसका मैप और रिड्यूस के कोड्स की भी एक्सरसाइज करवानी थी एक, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए मैप रिड्यूस पे उसको मैप करने की। नहीं नहीं, इट्स अ सिंपल मॉडल कि मैंने सिर्फ 2 फंक्शंस लिखने हैं और मैं सारा काम जो चाहे मैं करवा लूँ, मैं काउंट करवा लूँ, मैं मिनिमम निकलवा लूँ, मैक्सिमम निकलवा लूँ, जो भी ऑपरेशन मैं करना चाहता हूँ, आई जस्ट हैव टू राइट 2। और उसमें से जो पहला फंक्शन है वो तो इंतहाई सिंपल है। किसी चीज को की वैल्यू में मैप करना ये कौन सा मुश्किल काम है। और अब दूसरा फायदा ये है कि हाइव और ये जितने भी माहूट वगैरह आए हैं, तो उन्होंने एसक्यूएल और मशीन लर्निंग भी मैप रिड्यूस पे ऑलरेडी आपको मैप करके दे दी, आपको खुद तो मैप करना नहीं है। यू डोंट हैव टू मैप इट योरसेल्फ। तो हाइव क्या करता है, हाइव पूरी एसक्यूएल क्वेरी को एज अ मैप रिड्यूस टास्क एग्जीक्यूट करता है। तो आपकी टेंशन तो खत्म हो गई, आधा काम तो उस हाइव ने आपको करके, आपने तो सिर्फ एसक्यूएल लिखनी है। बाकी जो आपके जो स्पेसिफिक काम है, काउंट वगैरह इस तरह की चीजें, जो जिस तरह से हम वर्ड काउंट कर रहे थे, अब लोग उसके लिए स्पार्क इस्तेमाल करते हैं। स्पार्क का कोड लिखें, उसमें डॉट काउंट ऑपरेटर डालें और वो आपको काउंट करके दे देगा हडूप के ऊपर। आपको अब वो अलग से जार फाइल बनाने की जरूरत नहीं। स्पार्क में भी खैर जार फाइल बनानी पड़ती है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्पार्क के अंदर प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस ऐसे बन गए कि अब आपको जो पुराना मॉडल था मैप रिड्यूस का, जिसमें हम अलग अलग मैप और रिड्यूस के फंक्शंस लिखते थे जावा में, पाइथन में, फिर उसको कंपाइल करके देते थे हडूप को, अब वो चीज़ थोड़ा सा चेंज हो रही है। अब ज़्यादातर लोग जो है ना स्पार्क में ही काम कर रहे हैं, कि स्पार्क में काउंट का फंक्शन है, तो मैं उसको डॉट काउंट कर दूंगा तो वो खुद ब खुद पीछे से सब चीज़ें मुझे वर्ड काउंट करके ला के देता है। मुझे बस अपनी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करनी है उस हिसाब से। तो मोस्टली अब सेटअप ये हो गया है कि बैकग्राउंड पे हडूप चल रहा है और उसके ऊपर स्पार्क चल रहा है। और अगर किसी ने टेबल्स वगैरह की हद पे काम करना है तो आप फिर हाइव पे आ जाएं। अगर आप समझते हैं मुझे बैच प्रोसेसिंग टेबल लेवल पे करनी, तो आप हाइव इस्तेमाल कर लें, एचबीएस यूज कर लें। तो स्पार्क का मसला ये है कि स्पार्क इज नॉट अ डेटाबेस, ये प्रॉब्लम है। तो टेबल्स की क्रिएशन, टेबल्स की मैनेजमेंट, परसिस्टेंस, ये फीचर्स स्पार्क के अंदर हैं तो सही, लेकिन दे आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्पार्क की ये है कि वो स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस करेगा और रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करेगा और हडूप से तेज काम करेगा। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इट इज नॉट मेड फॉर थिंग्स लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट एंड परसिस्टेंस। हालांकि वो फीचर्स उन्होंने डाल तो दिए उसके अंदर, परसिस्टेंस भी है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ चीजें आप क्या कहते हैं हाइव पे चला लें, कुछ स्पार्क पे चला लें, लेकिन अब इन्होंने भी अब ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है स्पार्क वालों ने कि इनकी बस अब एसक्यूएल भी इस पे चल सकता है ना। तो आई थिंक कि वो उसको हमें थोड़ा सा तफसील देखनी पड़ेगी कि वो हाइव को किस तरह से इस्तेमाल करे। इज इट यूजिंग हाइव और नॉट, मुझे इसका पता नहीं है। पर स्पार्क एसक्यूएल इज अ फीचर इन स्पार्क जिसके ऊपर मैं टेबल्स के ऊपर आराम से एसक्यूएल को ही चला सकता हूँ। आई थिंक कि वो हाइव टेबल्स पर भी काम करता है। तो हाइव में आप टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लें और ये यहाँ पर स्पार्क के थ्रू आप इसको क्वेरी कर लें, या हाइव के थ्रू खुद क्वेरी कर लें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन डेटाबेस के फंक्शंस इतना इसका स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है।
वो आप हाइव और HBase लेवल पे ही काम करते हैं सारे, टेबल की क्रिएशन, ऑल्टर टेबल वगैरह, उसके लिए हाइव आपका बेस्ट है। बहरहाल, सो इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल को हाईलाइट किया था, and it enables a computing solution that is scalable, flexible, fault tolerant and cost effective। ये हम सब आप बातें आपको पता है, ठीक है। Here the main concern is to maintain speed in processing large data sets। अब होता क्या है कि in terms of waiting time between queries and waiting time to run the program, अब होता ये है कि अब जैसे ये अभी हमने मैप रिड्यूस की जॉब आप देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि जो एग्जीक्यूट जॉब आपने की होगी, अगर आपने हैंड्स ऑन ट्राई किया होगा, तो उसमें इतनी बड़ी आउटपुट आ जाती है। ये तो मैंने अभी HBase का आपको दिखाया था कि जब मैप रिड्यूस, तो उसके सारे वो लॉग आना शुरू हो जाती है कि फिर मैपिंग, रेड्यूसिंग, फिर इतना बड़ा आउटपुट आता है उसका। तो ये तो हम बिल्कुल बच्चों वाले टास्क कर रहे थे अभी तक, वर्ड काउंट किया छोटी सी फाइल के ऊपर, तो बच्चों वाले टास्क थे। अगर आपके पास हकीकतन बड़ा डेटा सेट हो, 10-15 गीगाबाइट का हो, 10-15 गीगाबाइट के ऊपर आपने कोई वर्ड काउंट करना हो या मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो, so that might take several minutes, ठीक है। उसमें गारंटी ये है कि वो फॉल्ट टॉलरेंट होगा और आंसर आपको लाजमी मिलेगा, इल्ला ये कि आपने कोड में कोई गड़बड़ की हो, फिर तो एरर आ जाएगा। अदरवाइज आपको 100% श्योर है कि चाहे नोट डाउन होता रहे लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। The bigger the data set is, it takes more time on Hadoop to process it, ठीक है। So it's all a matter of the waiting game। वेटिंग टाइम इसका बढ़ जाता है, डेटा का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नोड्स बढ़ेंगे तो क्वेरी का वेटिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरा डेटा क्यू में जा रहा है और सब कुछ उसमें फिर अपने टाइम पे प्रोसेस होगा। अब वो होता क्यों है? वो होता इस वजह से है क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द मैप रिड्यूस वर्क्स, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन। लेट्स से कि मेरा डेटा 4 या 3 नोड्स पे है, मैंने अपना डेटा लिया, 3 नोड्स पे तकसीम कर दिया, ठीक है। सबसे पहले हर नोड पे जाके मैपिंग होती है, ठीक है। मैपिंग के बाद जो सबसे पहले स्प्लिट होता है कि मैं लाइन बाय लाइन स्प्लिट करता हूँ, फिर हर लाइन का मैं मैप करता हूँ, हर लाइन पे जितने भी वर्ड्स हैं उनका एक मैप करके मैं एक की वैल्यू पेयर जनरेट करता हूँ। ये हर नोड पे ये काम हो रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं शफलिंग करता हूँ। अब शफलिंग में क्या होता है कि अगर मैंने शफलिंग करनी है तो डेटा एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है, होता है कि नहीं होता? ये डेटा एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है कि भाई सारे ए जो है वो नोड 1 पे डाल दो, सारे बी जो है कीज वो नोड जो है वो 2 पे डाल दो। तो ये सारे आपस में यूं यूं चलते रहते हैं, ठीक है। और इस यूं यूं के चलने में टाइम लग जाता है कि अगर मैं आपसे कि लिटरली मेरे पास मिलियंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स आ सकते हैं किसी भी बिग डेटा के लिए, मिलियंस ऑफ की आराम से आ जाए, क्योंकि हर चीज आप अलग मैप कर रहे हैं। एक एक वर्ड को अगर अलग मैप शुरू कर दें तो मिलियंस ऑफ की, अब मिलियंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स अगर यूं यूं होना शुरू हो जाए, चाहे वो फास्ट भी हो, तो इट विल द टाइम विल गो इनटू सेवरल मिनट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? जो शफलिंग तो समझ में आ रही है ना, शफलिंग क्या थी? एग्जाम में भी आपका सवाल ये आ सकता है कि शफलिंग का मतलब ये है कि मैं सिंगल की, जो मेरा एक यूनिक की के जितने भी पेयर्स हैं जिनकी की मैच कर रही है, वो मैं कहाँ लेके आता हूँ? कहाँ लेके आता हूँ? एक ही नोड के ऊपर, सिंगल नोड पे नहीं, एक ही पर्टिकुलर नोड के ऊपर, यानी जितनी भी कीज एक पर्टिकुलर की एक नोड पे आ जाए, इसके लिए मैं शफल करता हूँ। तो शफलिंग में जब मैं एक नोड से नेटवर्क के ऊपर दूसरे नोड पे चीजें भेजता हूँ, तो ऑब्वियसली हम आर्म डेटा भेज, आप नेटवर्क पे अगर पिंग करें, आप कभी इधर चले जाएं तब्बा लैब में, आप लिखें पिंग और जो है किसी और स्टेशन का आईपी एड्रेस लेके पिंग दैट आईपी एड्रेस हेलो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि 2 सेकंड के डिले के बाद उसको वहां पे पिंग मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क का तो लेटेंसी है। अब जहां पे इतना डेटा आपस में यूं यूं होना शुरू हो गया, और हडूप ने फिर फॉल्ट टॉलरेंस का भी ख्याल रखना है, कोई पैकेट लॉस भी ना हो जाए, ये भी गारंटी देता है आपको हडूप, कोई एक भी पैकेट आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। वैसे आमतौर पे पैकेट लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन हडूप आपको गारंटी देता है देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी पैकेट लॉस। तो क्या होगा फिर? टाइम लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंटरमीडिएट ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो मैप जो है इंटरमीडिएट रिजल्ट है, राइट? 2 काम मुझे करने ना हडूप, मैप करना है, रेड्यूस करना है। असल काम क्या है इसके अंदर?
जो मुझे रिजल्ट निकाल के देगा, रेड्यूस है ना। तो मैप तो है, वो तो एक लवाजमाती चीज है ताकि मैं उस पर रेड्यूस चला सकूं। तो मैप एक इंटरमीडिएट ऑपरेशन है। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी मुझे हडूप क्या करता है, हार्ड डिस्क पे स्टोर कर देता है। उसने तो फॉल्ट टॉलरेंस रखनी है ना भाई। अब हो सकता है कि आपने मैप के कोई 10,000 की वैल्यू पेयर जनरेट किए, उसमें से उसने फॉर सम रीजन वो जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो उसने आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दी। टेम्पररी स्टोरेज उसने कर दी। जैसे कि हम मोंगो डीबी वगैरह की बात कर रहे थे कि आप बहुत सारी चीजें टेम्पररीली मोंगो डीबी में स्टोर कर सकते हैं, मेटा डेटा वगैरह, इस तरह की चीजें हम बात कर रहे थे। तो वो हडूप ये भी कर रहे हैं। क्या हो गया, रिमोट चाहिए यार? एक मिनट, ठंड हो रही है, ये दरवाजा आधा बंद कर दीजिए। हाँ ये मेरे भाई, ये फैन भी चला दीजिएगा। गए वो, आप उनको बुला के लाएं, उनसे कहें यार रिमोट कर दें, ठीक है। इसका रिमोट असल में अलग होता है। तो भाई समझ में आ रही बात की? दो प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं कि शफल करने में इधर से उधर, उधर से इधर, तब बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हडूप कह रहा है भाई मैं फॉल्ट टॉलरेंस भी रखूंगा, एक पैकेट लॉस भी नहीं होगा, उसके लिए वो हार्ड डिस्क को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इन दो चक्रों की वजह से आपका टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। तीसरी जो मेन वजह है वो आप लिख लें, वो ये है कि वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो ये है कि देयर इज नो स्केजुलर, यानी देयर इज अ जॉब ट्रैकर, देयर इज अ टास्क ट्रैकर, जो कि मैप रिड्यूस टास्क है। ये तो पता चलना, याद है ना ये चीजें। जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर है जो कि मैप रिड्यूस के टास्क एग्जीक्यूट करता है। नेम नोड और वो सब चीजें तो मैनेजर हैं, और जॉब ट्रैकर जो यान के अंदर होता है वो आपका मैप रिड्यूस के टास्क वगैरह एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो देयर इज अ जॉब ट्रैकर जो कि टास्क की मैनेजमेंट करता है, और हर डेटा नोड पे टास्क ट्रैकर चलता है, वो है। लेकिन देयर इज नो ऑपरेशनल प्रोसेस, कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से कोई स्केजुलर नहीं है जो कि उस टास्क को एक एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। देयर इज नो डेटा स्ट्रक्चर जो कि उस मैप रिड्यूस के टास्क को एक एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। जैसा कि आप एक गैंट चार्ट बनाते हैं, गैंट चार्ट बनाते हैं ना आप लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे कोई मैप रिड्यूस के टास्क को एग्जीक्यूट करने का हडूप के पास कोई गैंट चार्ट नहीं होता। देयर इज नो गैंट चार्ट, वो बस नोड्स के हिसाब से चल रहा होता है, और जो जॉब ट्रैकर की प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से चल रहा होता है। उसके पास कोई एफिशिएंट स्केड्यूलर अवेलेबल नहीं है जो इस चीज को इंश्योर करे कि भाई एक्स्ट्रा चीजें हार्ड डिस्क पे ना जाए, हर चीज हार्ड डिस्क पे ना जाए, मेरा थ्रूपुट भी कम हो, मैपिंग इस तरह से हो कि मुझे शफलिंग कम से कम करनी पड़े। अब हडूप के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप हडूप को कहेंगे कि भाई शफलिंग कम से कम करो, हडूप हैज नो सोल्यूशन। उसके पास कोई फंक्शन ही नहीं है ऐसा जो कि शफलिंग को मिनिमाइज कर सके। उसके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि हार्ड डिस्क पे स्टोरेज को मिनिमाइज कर सके, लिहाजा उसमें आपको टाइम लग जाता है। तो जब 2005 में हडूप आया और याहू में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो लोगों ने फिर एक दो सालों में ये चीज वो किया, यार इसका स्विंग जो है ना वो ऊपर रखना है, ऊपर करके ना इसको फिक्स कर दो बस, बस सही ज्यादा। तो हाँ, तो ये जो है ना इसके अंदर क्या कहते हैं, तो हडूप के पास इस इन दोनों चीजों के, तीनों चीजों के कोई सोल्यूशन नहीं है। हडूप के पास कोई स्केड्यूलर नहीं है, हडूप के पास शिफ्लिंग और स्टोरेज मिनिमाइज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। लिहाजा क्या होता है मैप रिड्यूस टास्क में, क्या होता है, टाइम लग जाता है, टाइम लग जाता है। ये प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है, वेटिंग टाइम। हाँ, स्टोरेज स्पेस तो, हडूप तो स्टोरेज स्पेस के लिए तो बेस्ट है। देखें, हडूप बेसिकली डिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग करता है, मैप रिड्यूस का रैम से कोई ताल्लुक नहीं है। रैम के अंदर डेटा मैनेज करना और डेटा को वहां पे मेंटेन करना, वो हडूप के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हडूप इज नॉट एन इन मेमोरी सोल्यूशन। इन मेमोरी दो चीजें सरे फहरिस्त हैं, एक रेडिस है और दूसरा स्पार्क है, और तीसरा मेम कैस्ट, जो कि लास्ट क्लास में शायद हमने डिस्कस किया था। मेम कैस्ट भी एक सोल्यूशन है जो कि कैश के तौर पे, रेडिस भी कैश पे इस्तेमाल होता है और मेम कैस्ट भी कैश के तौर पे अच्छा सोल्यूशन जो इस्तेमाल होता है। आई थिंक फेसबुक का है वो जो मेम कैस्ट है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि आप इस्तेमाल कर सकते। ये तीन चीजें ज्यादा मशहूर है इन मेमोरी के लिए, ठीक है।
लेकिन इन मेमोरी का डाउन साइड फिर ये है कि आप यू नीड टू हैव एटलीस्ट 32 gigs ऑफ रैम एटलीस्ट। अगर आपने स्पार्क के क्लस्टर पे 6 महीने तक 8 महीने तक काम करना है तो कम से कम आपके पास 32 GB रैम होनी चाहिए इस जमाने में। 16 से भी काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। कम से कम अगर आपने हकीकतन बिग डेटा प्रोसेस करना है तो 32 GB आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई भाई? ये हाँ मैं लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ हडूप। नो functionality available to minimize shuffling, minimize storage on hard disk, and no efficient scheduling mechanism available. यानी वर्क फ्लो मैनेजमेंट जो है ना वो वीक है इसके अंदर बहुत ज्यादा। इसके अंदर एक ऊजी आता है, ऊजी का आपने नाम सुना होगा। ऊजी इसकी वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, लेकिन मुझे उसका इतना अंदाजा नहीं है। लेकिन उसका जो भी डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा होगा वो स्पार्क के डेटा स्ट्रक्चर से और उसके मैकेनिज्म से बहुत इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अपाची ऊजी is a workflow manager for Hadoop, but its technology is inefficient as compared to Spark's DAG. DAG basically is the directed acyclic graph जिसके ऊपर ये सारी स्पार्क स्केड्यूलिंग करता है। तो आज हमें उसको तफसील से देखना है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, इसका जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, स्पार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एएसएफ, ये चीज सही नहीं लिखी हुई। हाँ, ओपन सोर्स लेवल पे एएसएफ के लिए था, लेकिन बना ये यूसी बर्कले में था फॉर बेसिकली फॉर स्पीडिंग अप। ये अब आप यहाँ नोट कर लें, स्पीडिंग अप दी हडूप कंप्यूटेशनल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर होता है ना तो उसकी बेसिक इंटेंशन आपको समझना जरूरी है कि ये टूल क्यों क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई आप मुझे बताएं कि पाइथन लैंग्वेज क्यों क्रिएट की गई, 1990s में बनी थी, वाई, किस चीज की आसानी के लिए जी? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस की आसानी के लिए, जिसमें आपके पास मैट्रिसेस हों, एरेज हों। उन्होंने कहा कि मैटलैब वाज डूइंग ग्रेट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो ये बेसिकली मैटलैब से आइडिया डिराइव किया गया था कि हमारे पास एक जनरल पर्पस लैंग्वेज होनी चाहिए विच शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम proprietary license and a few APIs of neural networks and image processing. It should be something which is generally available for any type of computation. तो उस इंटेंशन से फिर पाइथन लैंग्वेज की बुनियाद रखी गई थी। मैटलैब क्या है? मैट्रिक्स लेबोरेटरी, उसका मतलब ही यही है। तो पाइथन वाज बेसिकली वहां से उसकी मैट्रिक्स मैटलैब से आइडिया लेके उसको ये बनाया। उसके बाद आप देखें कहां से कहां बात पहुंच गई। अब एक नई लैंग्वेज आ रही है, जूलिया। तो जूलिया और पाइथन में क्या फर्क है? So we're taking Julia versus Python here. और पहले वो कह रहे हैं कि Julia is more fast because it is compiled at runtime as compared to the traditional languages जो कि execution से पहले compile होती हैं। Julia can be as fast as sometimes even faster than C. JIT compilation and compiling very fast, ठीक है। Versatility ये तो कोई वो नहीं है। हाँ, ये तो वर्सटैलिटी तो पाइथन ही आगे होगा। मल्टीपल डिस्पैच, बट जूलियास मल्टीपल डिस्पैच, पॉलीमॉर्फिक डिस्पैच, ये कुछ इसका कुछ फिर इंटरनल कोई फंक्शनिंग है। दिस इज नॉट वेरी मेड फॉर एमएल। ये तो लंबी लंबी कहानियां छोड़ी हुई हैं, ठीक है। मेड फॉर एमएल ये तो एक बड़ी स्वीपिंग किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। लेट्स हैव समथिंग कॉन्क्रीट। हाँ, ये तो कहानियों वाली बात है। वो कॉन्क्रीट फीचर है ना तो उसमें आप कंपैरिजन कर सकें।
What is the Julia language? Interactive, straightforward syntax, dynamic typing and static typing, meta programming, मैथ फ्रेंडली सिंटैक्स। आई थिंक ज्यादातर जो इसमें फायदा भी नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसमें टाइपिंग इज मोर यूजर फ्रेंडली टू राइट द कोड। लेकिन आई थिंक पाइथन के अंदर भी वो जूलिया हैज ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, सुपीरियर पैरेललिज्म, हाँ ये हो सकता है, लेकिन पाइथन के अंदर ही पैरेललिज्म होता है। जूलिया इज डेवलपिंग इट्स ओन नेटिव मशीन लर्निंग, ये तो कितना खास। फॉर लूप्स फास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दिस कुड बी आल्सो प्रोजेक्ट, लेकिन मुझे नहीं पता बिग डेटा पे ये किस तरह मैप होगा। बहरहाल सिंपली, अच्छा ये तो नजर ही नहीं आ रहा था रिकॉर्डिंग में। बहरहाल ठीक है, क्या गया। So apparently for speeding up then Julia can be better in some situations, लेकिन खैर उसका तफसील एनालिसिस हमें करके देखना चाहिए। So as against a common belief, Spark is not a modified version of Hadoop, जैसा कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, and is actually not dependent on Hadoop either। ये मैं आपको क्लैरिटी दे चुका हूँ, ठीक है, because it has its own cluster management। Hadoop is just one of the ways to implement Spark। Hadoop is just providing 3 ways जिससे आप Spark implement कर सकते हैं, वो अब आपका by default method वही है। Spark जो है वो Hadoop को प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और स्टोरेज के लिए भी, लेकिन हम प्राइमरीली उसको स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि Spark का जो डेटा प्रोसेसिंग में अगर आपको हार्ड डिस्क पे डालना है तो वो फिर HDFS पे जाता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा वो बातें हैं, लाइटनिंग फास्ट, ठीक है। लाइटनिंग फास्ट क्यों है? क्योंकि इन मेमोरी है। क्लस्टर कंप्यूटिंग, बिग डेटा में क्लस्टर कंप्यूटिंग तो लाजमी है, क्लस्टर्स तो आपको बनाने पड़ते हैं। डिजाइन फॉर फास्ट कंप्यूटेशन, यहाँ पे वो हडूप से ले जाता है। इट वाज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप, तो मैप रिड्यूस के ऊपर एक लेयर है स्पार्क की, आप ये समझें। और इट एक्सटेंड्स द एमआर मॉडल टू एफिशिएंटली यूज मोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशंस। अब हडूप के अंदर आपके पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं, आपको कोड अपना खुद लिखना है। जो कोड जावा में है वो आपको देना है। देयर इज नो पर्सनल, देयर आर नो ऑपरेटर्स, देयर आर नो फंक्शंस जो कि हडूप के अंदर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हों। आपको क्लासेस कुछ उन्होंने लिखी हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सच। उसके अपने कोई पर्सनल कोई फंक्शंस नहीं है। स्पार्क में होता है कि आपकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप क्वेरीज लिख सकते हैं, स्ट्रीम प्रोसेसिंग वगैरह कर सकते हैं। मेन फीचर स्पार्क के क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन मेमोरी क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये इसका मेन फीचर है। इन मेमोरी में जो मामला है, सारी चीजें आपकी इन मेमोरी हो रही हैं, ये आपका मेन फीचर है। दैट इंक्रीज, यानी जो हमने ऊपर के 3 प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या है आपके पास, स्पार्क में वो मसला हल हो जाता है। स्पार्क इज डिजाइन टू कवर बैच एप्लीकेशंस, जो कि आप टिपिकली मैप रिड्यूस में करते हैं। बैच लेवल का काम होता है कि ढेर सारा डेटा आया और उसको बैच बाय बैच प्रोसेस किया मैप रिड्यूस के थ्रू। तो स्पार्क में भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। आइटरेटिव एल्गोरिथम्स, आइटरेटिव का क्या मतलब होता है? एक ही काम को बार बार करना है। जैसे मैपिंग इज एन आइटरेटिव टास्क कि आपने एक ही काम करना है और सब चीजों पे करना है, ठीक है। तो उस तरह के कामों में भी ये उसको स्पीड अप कर देता है हडूप के मुकाबले में। इंटरैक्टिव क्वेरीज तो वो एसक्यूएल टाइप की जो क्वेरीज हैं वो बेसिकली इसका मतलब ये है। और स्ट्रीमिंग का तो मामला ही और होता है। स्ट्रीमिंग में तो आपको पता है डायनेमिक्स चेंज हो रहे होते हैं, तो ये सारी किस्म की चीजें जो है ना वो स्पार्क मैनेज कर सकता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द मैनेजमेंट बर्डन ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट टूल्स। अब ये इनकी अपनी एक खास बात है कि सारी चीजें जो है ना वो हम एक ही इकोसिस्टम में ले आए, तो उसके अंदर बैच भी हो रहा है, इंटरेक्टिव भी हो रहा है, आइटरेटिव भी हो रहा है, ठीक है, और साथ में स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी हो रही है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता टेबल्स वगैरह बनाने के लिए आपको हाइव का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये माते जहारिया, दिस वाज द पर्सन हु वाज वर्किंग इन यूसी बर्कले, और 2009 में यानी हडूप के 4 साल के बाद इसने इंट्रोड्यूस किया स्पार्क, और 2010 में ये ओपन सोर्स हुआ अंडर द BSD लाइसेंस, और 13 में ASF को मिल गया, और उसके बाद फरवरी 2014 से ये इट हैज़ बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपाची प्रोजेक्ट।
यानी वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड अपाची प्रोजेक्ट्स हडूप के साथ साथ चल रहा है ये, और डाउनलोड्स भी इसके मिलियंस में होंगे और बहुत मशहूर है, तकरीबन पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है जो भी बिग डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है। एक फीचर तो इसका स्पीड है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 टाइम्स फास्टर, इनकी वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है 100 टाइम्स फास्टर देन हडूप। तो एक काम आप मैप रिड्यूस पे चलाएं, वही काम आप स्पार्क पे चला के देखें तो उसमें आपको 100 टाइम्स का स्पीड अप मिल जाएगा। 10 टाइम्स फास्टर व्हेन रनिंग ऑन डिस्क, तो अगर प्योर हार्ड डिस्क पे काम हो रहा है तो 10 टाइम्स फास्टर होगा। इन मेमोरी अगर इस्तेमाल करेंगे तो 100 टाइम्स फास्टर है। अभी देखें ना, ये स्पार्क के 2 इस्तेमाल हो गए, ठीक है। अगर स्पार्क प्योरली डिस्क डेटा पे काम कर रहा है, आइटरेटिव मोड में काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, वो उसके अंदर भी तेजी लेकर आ जाएगा। और अगर आप स्पार्क को आज़ादी दे दें कि वो कहेगा भाई सारा डेटा मुझे दो, मैं इन मेमोरी करता हूँ और अपने हिसाब से चलाता हूँ, उसमें फिर 100 टाइम्स स्पीड अप मिलेगा आपको, सही है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, और इसमें यही होता है कि जो रीड राइट ऑपरेशंस डिस्क के हैं वो मिनिमाइज कर देता है स्पार्क, ठीक है, जो हमने शुरू में प्रॉब्लम्स देखी हैं। और ये देखिए, ये दूसरा लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट जो मैंने आपसे कहा था ना, इंटरमीडिएट डेटा जनरेट होता है वो हार्ड डिस्क पे जाता है, यहाँ पे मेमोरी में ही रहता है वो। तो हर चीज को हार्ड डिस्क पे डालने की जरूरत नहीं होती। मैप रिड्यूस ऑपरेशन करते हुए शफलिंग सॉर्टिंग में हर चीज हार्ड डिस्क पे ना डालें आप इंटरमीडिएट। तो वो कहता है भाई ठीक है हम इसको यहाँ रखेंगे, तो उससे भी टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह वो बेसिकली वो यही काम कर रहा है। अब स्पार्क प्रोग्रामिंग आमतौर पे लोग पाइथन ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जावा भी बहुत बड़ी कम्युनिटी होगी और स्काला की भी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। ये आप लोग प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर काम पाइथन पे करें। अलबत्ता पाइथन का मेरे ख्याल में इकोसिस्टम ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पार्क कम्स अप विद 80 हाई लेवल ऑपरेटर्स फॉर इंटरेक्टिव क्वेरी। अब देखें ना, ये है कि आपके पास आप कोड लिख सकते हैं डेटा को क्वेरी करने के लिए, और वो स्क्रिप्ट है। जब भी आपको डेटा लाना होगा तो आप हडूप पे उसको डालें, नया डेटा अपडेट हुआ तो आप स्क्रिप्ट चला दें, स्पार्क आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चीज़ों को संभालना पड़ता है, लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल काम नहीं है। Advanced Analytics Spark not only supports map and reduce, it also support SQL queries, streaming data, machine learning and graph algorithms. तो एक तो स्पार्क का काम क्या है, मैप रिड्यूस को तेज करना। मैप रिड्यूस के कामों को तेज करने के लिए स्पार्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा काम उसका क्या है, यानी स्पार्क के अंदर मैप और रिड्यूस के फंक्शंस भी मौजूद हैं। अगर आप स्पार्क इस्तेमाल करें ना, तो यू कैन ऑल्सो राइट मैप रिड्यूस कोड यूजिंग स्पार्क फंक्शंस। वो हडूप के मुकाबले में क्या हो गए, हाँ, फास्ट हो जाएंगे। तो हमें वो पुराने मॉडल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड काउंट जिस तरह हमने पहले किया है। उसके अलावा स्पार्क क्या कहता है भाई, उसके अलावा अगर आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसका मैप रिड्यूस से कोई ताल्लुक नहीं है, एसक्यूएल क्वेरी का मैप रिड्यूस से ताल्लुक कब होता है, गर्मी नहीं हो रही थोड़ी सी, एक मिनट खड़े, when will you use the graph data, खड़ा हो जाता है। ग्राफ डेटा कब इस्तेमाल करते हैं भाई, हाँ, कौन सा डेटा कनेक्टेड होता है आजकल, फेसबुक एंड दिस ट्विटर वगैरह। उसके अलावा जो नेटवर्क्स का जो डेटा है, यानी यू कैन हैव अ नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट होता है। बहुत सारा डेटा ऐसा है जो ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ग्राफ एक्स एक लाइब्रेरी है स्पार्क की, वो बेसिकली ग्राफ डेटा पे प्रोसेसिंग आपको हेल्प कर देती है, ठीक है। मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है वो भी हम देख लेते हैं, बहरहाल इसको भी नीचे कर, ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। तो दीज आर द 3 मोड्स जिस पे स्पार्क चलता है। स्टैंड अलोन में एचडीएफएस के ऊपर चल जाता है, और पैरेलल में आप मैप रिड्यूस भी चला सकते हैं और स्पार्क के थ्रू भी अलग से काम कर सकते हैं, यानी दोनों चीजें आपकी पैरेलल में चल रही हैं। ये जो आजकल ये वाला काम हो रहा है कि एचडीएफएस में यान, आपको पता है हडूप 2 में यान है जो कि रिसोर्स मैनेजर है। हडूप 1 में देयर वाज नो रिसोर्स मैनेजर सेपरेट, तो सारा काम फिर मैप रिड्यूस और एचडीएफएस को मिलकर करना पड़ता था, जिससे डिलेज आते थे। बहरहाल अब ये है कि मैसोस या यान इस्तेमाल करते हैं, और उसके ऊपर जो है ना आपका क्या चल रहा है, स्पार्क चल रहा है, ठीक है। तो आजकल हम ये वाले यूज करें। जो लोग हडूप 1 इस्तेमाल करते थे, जब हडूप 1 वर्जन था, आजकल तो हडूप 2 हम इस्तेमाल करें, बल्कि अब तो वर्जन 3 आ गए, लेकिन उसमें भी यान ही चल रहा है, ठीक है।
तो पहले जो वर्जन था उसके अंदर यान नहीं था, तो अब उसके ऊपर भी स्पार्क चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने क्लस्टर के ऊपर हडूप कॉन्फ़िगर किया हुआ है और बस आपने ऊपर स्पार्क इंस्टॉल करना है और स्पार्क चलना शुरू हो जाए। आपको कोई भी एक्सेस राइट्स का कोई मसला नहीं होगा, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। बस आपने स्पार्क इंस्टॉल करना है और हडूप क्लस्टर के ऊपर स्पार्क चलना शुरू हो जाएगा। अब आप जिस तरीके से स्पार्क को इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें। तो मकसद इस चीज का ये है कि स्पार्क को इंडिपेंडेंटली चला सकते हैं। स्टोरेज के लिए एचडीएफएस इस्तेमाल करें। एचडीएफएस अपना मैप रेड्यूस चला रहा है, स्पार्क अपने काम कर रहा है, वो स्टैंड अलोन मोड है। इनका आपस में कोई प्रोसेसिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ एचडीएफएस इस्तेमाल हो रहा है किस चीज के लिए, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मैप रेड्यूस टास्क वगैरह चलाने के लिए, और स्टोरेज के लिए भी अलग से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये दोनों सिर्फ ये बता रहे हैं कि हडूप 1 हो या हडूप 2 हो, स्पार्क को उसके ऊपर चलाने का कोई मसला नहीं। ये दोनों मोड्स इसलिए आए हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हडूप 1 चला रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं SIMR, स्पार्क इन मैप रेड्यूस। ठीक है, तो आप अगर SIMR कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हडूप 1 का क्लस्टर बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर स्पार्क आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी मौजूद है। कहने का मकसद ये है कि स्पार्क को हडूप के साथ चलाने में आपको कोई इशू किसी किस्म का नहीं है, बिकॉज स्पार्क एपीआई अलग है और हडूप की एपीआई अलग है। तो इन्होंने उसके जितने भी आपस के कोई एरर्स वगैरह हो सकते हैं इंटीग्रेट करने, वो इन्होंने सब निकाल दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का भी आपको कोई इशू नहीं होता, यू डोंट गेट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, स्पेस इज एलोकेटेड फॉर एचडीएफएस एक्सप्लिसिटली इन द स्टैंडअलोन मोड। यहाँ पे स्पार्क के लिए स्पेस एलोकेट कर दी जाती है। यान के अंदर ये स्पार्क रन्स ऑन यान विदाउट एनी प्री इंस्टॉलेशन और रूट एक्सेस रिक्वायर्ड, यानी उसके बाद डिफॉल्ट उसके साथ चलता रहेगा, आपको कोई रूट एक्सेस वगैरह का मसला नहीं होगा। इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट स्पार्क इनटू हडूप और द हडूप स्टैक। ठीक है, और दूसरे भी आप ऊपर स्पार्क के साथ हाइप भी चला सकते हैं और एचबेस भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये तो आपको पता ही है ना कि हडूप के ऊपर बहुत सारी चीजें चल सकती हैं, जिसमें सरे फहरिस्त हाइप है और एचबेस है। ठीक है, और अब जो है ना वो स्पार्क भी है। ऑल्दो स्पार्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हडूप इकोसिस्टम, लेकिन अब समझा जाता है क्योंकि दोनों चीजें मिलकर ही अब काम कर रही होती है। और ये SIMR मैं आपको समझा चुका हूँ, बस ये आप आइडिया याद रखें। इसका बेसिक आइडिया ये है कि पुराने वर्जन हडूप का अगर मैंने स्पार्क इंटीग्रेट करना है तो वो इंटीग्रेट हो जाता है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैप रेड्यूस के साथ वो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा और मैप रेड्यूस टास्क भी मैनेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, स्पार्क आपको मैप रेड्यूस को तेज करने में भी हेल्प कर सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहा है, जिसमें SQL की क्वेरी सर्विस है, स्ट्रीमिंग डेटा को संभालने के लिए स्पार्क स्ट्रीमिंग की सर्विस है, और मशीन लर्निंग के लिए MLlib है। ये तीनों इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इसके जरा डेटा कम है, इतना डिफाइन नहीं किया था। इस पे प्रोजेक्ट आप लोग कर सकते हैं, इस पे मेरा एक काम भी चल रहा है, लेकिन मैंने इसको खुद भी कभी तफसीली इन दोनों को डिगअप इतना किया नहीं है, ना ही इसको इतना डिगअप किया है। थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन है, तो उसका खैर आप लोगों को तो खैर तफसीली करवाना होगा, लेकिन दिस इज समथिंग जो कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, अगर आप स्टैंड अलोन मोड में जा रहे हैं, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर इट। और अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चाहे तो उसमें फिर आप एक क्लस्टर बना के, यानी कंटेनर्स का आपस में स्वार्म बना के, उसके ऊपर फिर आप स्पार्क चलाएं उस स्वार्म के ऊपर, और MLlib के थ्रू मल्टीपल नोड्स के ऊपर मशीन लर्निंग करके देखें क्या परफॉर्मेंस आती है, क्या होता है। इस तरह के 5-6 प्रोजेक्ट्स, यानी हम क्रिएट 1-2 प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग के क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो काउंटर पार्ट हडूप का है वो अपाची माहूट है। ठीक है, तो माहूट वर्सेस MLlib का भी कंपैरिजन हो सकता है। ये प्रोजेक्ट है जो कि अगर आप सीखना चाहें, ठीक है, सीखने का बहुत मौका है इसके अंदर। फिर आप जब अपना उस पर लिखेंगे ना लिंक्डइन के ऊपर, हैंड्स ऑन विद अपाची स्पार्क और हडूप, फिर आप देखें कितने हिट्स मिलने शुरू होंगे आपको इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान में तो ये चीजें इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे जो इंटरनेशनल सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उनके लिए ये चीजें काफी यानी आउटसोर्स जिन्होंने काम किया होता है, दे वांट पीपल जिनको ये चीजें आती हैं। तो ये बहुत कीमती चीज है। इवन ये मिडल ईस्ट वगैरह के अंदर भी सब क्लाउड बोर्ड डिप्लॉय हुआ है बहुत सारी जगहों पे। आई डोंट नो कि MLlib कितना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर आप अच्छे रिजल्ट्स ले आते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, स्पार्क का कोर है, कोर तो हर जगह ही होता है। हडूप के कोर का क्या नाम है जी? प्रोजेक्ट को पूछना था, जिस तरह हमने बाकी लैब वेन्यूज बनाते हैं वैसे ही किसी एक टॉपिक पे पूरी लैब बनानी है। हाँ, हर प्रोजेक्ट की आपने लैब, मतलब उसमें रिपोर्ट बन जाएगी ना। कुछ चीजें लैब बेस्ड ही होंगी, जैसे कुछ टूल्स अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए, जैसे कसांड्रा है,
तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कसांड्रा की आप एक लैब मैनुअल बना के दे दें, वो आपकी उसमें लर्निंग होगी। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो इस पे होंगे, स्वार्म के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। या जी जी मैं लिस्ट दूंगा, देनी पड़ेगी क्योंकि वो, ठीक है। तो कोर जो है ना वो बेसिक कोर इज ऑलवेज देयर, वो तो आपको पता ही है, जो भी उन्होंने करना है वो एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम एंड एवरीथिंग टुडे। Spark SQL is a component introduces a new data section called schema RDD. RDD का मतलब पता है आप लोगों को? Resilient distributed data set। ये Spark डेटा को RDD में तोड़ता है बुनियादी तौर पर। अब तो खैर RDD से आगे दो चीजें और आ गई हैं, डेटा फ्रेम और डेटा सेट, लेकिन मेन जो उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो RDD है। तो Spark can break up your data into different RDDs और उसके पार्टीशंस बनते हैं, वो भी हम तफसील देखते थे। तो SQL के लिए जो RDD की API है उसका नाम है स्कीमा RDD। अगर आपने SQL सर्विस, आपने तो सिर्फ ऐसे SQL का कोड लिखना है, ये अंदर से चीजें आप समझ गए, ठीक है। स्ट्रीमिंग अगेन, कैपेबिलिटी टू परफॉर्म स्ट्रीमिंग, ingest data in mini batches, performs RDD transformations on those mini batches of data। बैचेस बनाता है डेटा के और उस डेटा को RDDs में कन्वर्ट करता है। मिनी बैचेस का मतलब है कि 8 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, ठीक है, 5 का हो सकता है। छोटे छोटे बैचेस बना के उसको हर बैच को RDD में कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेस, क्योंकि स्ट्रीमिंग डेटा जल्दी जल्दी आ रहा होता है ना, तो आप बड़े बैचेस नहीं बना सकते, आपको छोटे छोटे बैचेस ही बनाने हैं ताकि साथ साथ ही मैनेज होता चला जाए। तेजी से डेटा आ रहा है तो जल्दी जल्दी बैचेस बनाएं और उसको मैनेज करें। अगर आप इंतजार करेंगे कि जी तो वो एकदम से पूरी पानी का पूरा रेला आ जाएगा फिर आपके पास, तो संभालना मुश्किल होगा। तो हाई वेलोसिटी डेटा आ रहा है तो छोटे छोटे तरीकों से उसको निकालते जाए। दैट्स व्हाई स्पार्क स्ट्रीमिंग के अंदर हमें मिनी बैचेस बनाने होंगे, ठीक है। MLlib जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, क्योंकि वो एक स्पार्क क्लस्टर मोड में चलता है, डन बाय द MLlib अगेंस्ट द ALS इम्प्लीमेंटेशन। हाँ ये ALS इम्प्लीमेंटेशन कोई है उसके ऊपर ये लाइब्रेरी डिजाइन, क्योंकि ये मुझे अभी भूल रहा है ALS इम्प्लीमेंटेशन क्या है। 9 times as fast as Hadoop's Apache Mahout, ठीक है। तो अब वो यही है, अगर 9 times as fast है तो Mahout पे जाने की अब जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता ये है कि एक्यूरेसी के हिसाब से आप एनालिसिस करके देख सकते हैं। समझ में आ रही कि एक्यूरेसी में MLlib की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या Mahout की अच्छी आ रही है, तो ये चीजें अच्छी खासी डिगअप करने की जरूरत है। और ग्राफ कंप्यूटेशन के लिए ग्राफ एक्स है, ये प्रेजेल एब्स्ट्रैक्शन API इस्तेमाल करता है, तो इसमें अगर आपके पास कोई सोशल नेटवर्क डेटा हो तो ये फिर आप ग्राफ एक्स वगैरह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पायस्पार्क जो है ना वो स्पार्क प्रोग्रामिंग की पाइथन में API है और इसके अंदर वही ये आपको थोड़ी बहुत वो करता है लेजी इवैल्यूएशन। देखिए स्पार्क में दो चीजें होती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और एक एक्शन होता है, ठीक है। जब तक कोई एक्शन नहीं आता तो चीजें लटकती रहती हैं, जब एक्शन आता है तो फिर सारे काम होते हैं, उसको हम लेजी वैल्यूएशन कहते हैं। हम तफसील देख लेंगे। फॉल्ट टॉलरेंट इम्यूटेबल का अगर आप उसको बदल नहीं सकते, इट कैन नॉट चेंज, ठीक है। RDD जो है वो चेंज नहीं होता। RDDs को हमेशा पार्टीशन किया जाता है, जैसा कि एक बड़ा टेबल हो, HBase का टेबल हो, उसके मैं पार्टीशन बना, हाइव में आपको पता है हाइव में आप पार्टीशन बना सकते हैं अगर आपने हैंड्स ऑन देखा हो। इसी तरह जब एक बिग डेटा हो तो बिग डेटा के मैं जब मैं बिग डेटा को RDD में कन्वर्ट करता हूँ तो RDDs की मैं पार्टीशंस क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन क्रिएट, बनाए जाते हैं लॉजिकल पार्टीशन। पार्टीशनिंग से आपकी स्पीड अप हासिल होता है। तो ये उसके सारे परसिस्टेंस, ये हार्ड डिस्क पे परसिस्टेंस तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं ये HDFS इसमें काम आता है। और कुछ इसके अपने UDFs हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, पोस्ट ग्रेड ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सारे इसकी फीचर्स हैं पायस्पार्क के, ठीक है। ये मैं लिखा हुआ लेजी वैल्यूएशन का मतलब है कि दो चीजें होती हैं स्पार्क के अंदर काम करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन। जब एक्शन का कोई कॉल आती है तो एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक काम ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, जैसे मैप एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। तो RDDs जो है वो पार्टीशंस में ब्रेकअप होते हैं और ब्रेकअप होने के बाद स्पार्क उनके साथ वही खेलकूद करता है जो कि मैप रिड्यूस करता है कि शफल सॉर्ट वगैरह। तो स्पार्क का अपना मामला चलता है। स्पार्क क्या करता है कि स्पार्क RDDs को एक डैग के थ्रू मैनेज करता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। जो भी आप स्पार्क को काम देते हैं उसके हिसाब से वो RDDs बनाता है, RDDs को पार्टीशंस में डालता है, डैग के थ्रू उसको मैनेज करता है। ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप कहते हैं एक्शन, जैसे आपने कहा डॉट काउंट,
काउंट एक एक्शन है भाई, आपने काम करके दिखाना है, मिनिमाइज करना है, नेचुरल लॉग निकालना है, एक्सपोनेंशियल निकालना है, एक्शन। अब एक्शन में क्या होगा कि एक्शन के वक्त फिर सारी वैल्यूएशन होगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेजी वैल्यूएशन, ठीक है। तो असल काम तो एक्शन होता है, लेकिन उससे पहले ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जो डैग के थ्रू ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, जो कि मैप रिड्यूस में डैग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो स्पार्क की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली इन मेमोरी प्रोसेसिंग है, और ये कि स्केजुलिंग के लिए वो डैग इस्तेमाल करता है। उसकी आज हम एग्जांपल अभी देख लेते हैं, तो आपको उसे ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये स्पार्क का ड्राइवर है और ड्राइवर वर्कर, ये अब ये वो दिस इज द वे इट इज हैपनिंग। ये स्पार्क का क्लस्टर मोड पूरा, जैसे मोंगोडीबी का भी क्लस्टर मोड है, लेकिन मोंगोडीबी का जो क्लस्टर मोड है वो हडूप के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इंडिपेंडेंट एक डेटाबेस है, राइट। और इसी तरह हमने देखा था रेडिस का क्लस्टर मोड अभी इतना वेल डिफाइंड नहीं है, और होगा भी तो वो हडूप के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होगा, वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, अलग से क्लस्टर मोड आप उसको ऑन कर सकते हैं और मुख्तलिफ नोड्स पे हडूप रेडिस का क्लस्टर चलाने हैं आप। लेकिन स्पार्क की खासियत क्या है कि वो एक तरफ से ये भी कह रहा है कि भाई मैं आई एम एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर हडूप का सहारा भी उसको चाहिए। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्पार्क में फॉल्ट टॉलरेंस की गारंटी नहीं दे सकता, स्पार्क फॉल्ट टॉलरेंस की गारंटी नहीं दे सकता, लिहाजा हडूप के साथ इट स्टक विद हडूप। तो इसलिए अब आजकल हम जो बात करते हैं वो हडूप प्लस स्पार्क ही होता है। स्पार्क होगा इसका मतलब है कि हडूप बैकग्राउंड पे आपका लाजमी चल रहा होगा। ये आप देख लें कि ये जो यहाँ पे हमने ये जो हमने डायग्राम देखी थी, देयर इज नथिंग इंडिपेंडेंट कि स्पार्क अलग से चल रहा है, तो ये हमारा मोड काम का होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको बात याद रखें। तो ये स्पार्क ड्राइवर होता है, ड्राइवर एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आप इनिशियलाइज करते हैं, और बाकी जो स्पार्क वर्कर्स हैं वो बेसिकली डेटा नोड्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर मैपिंग हो जाती है और सारा काम आपका हो जाता है। ये एक अलग डायग्राम, ये सारे इमेजेस से लिए हुए हैं। ये स्लेव, जितने भी स्लेव हैं वो अपने रैम को आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन मेमोरी कर रहे हैं ना सारा काम। तो स्लेव जितने भी हों वो हर स्लेव की रैम जो है वो इस्तेमाल होगी। तो स्पार्क का जो ड्राइवर है वो मैप रिड्यूस के जॉब ट्रैकर नहीं है, मैप रिड्यूस का जॉब ट्रैकर अलग काम करेगा, स्पार्क का ड्राइवर उसके ऊपर जाके मैप रिड्यूस टास्क को एफिशिएंट बना देगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर एक ही मैप रिड्यूस टास्क आपने स्पार्क से करना है वो अलग तरीके से चलेगा, डैग के थ्रू चलेगा। अगर आपने हडूप से चलना है वो फिर अपने पुराने मॉडल पे शफलिंग सॉर्टिंग देर लगेगी, और उसके दरमियान ऑब्वियसली आपको स्पीड अप मिलेगा स्पार्क के थ्रू, ठीक है। बेसिक डायग्राम समझ लें। सो आरडीडी क्या चीज है? रीड ओनली, आरडीडी पे राइट नहीं कर सकते आप, ठीक है। पार्टीशन, मैंने आपको बताया कि आरडीडीज के पार्टीशन बना दिए जाते हैं, अभी डायग्राम आपको दिखा देता हूं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, दे कैन बी क्रिएटेड थ्रू डिटरमिनिस्टिक ऑपरेशंस, एक आरडीडी से दूसरा आरडीडी भी जनरेट कर सकते हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन के मॉडल में ला रहे हैं, ठीक है। दो में काम मैंने बताया ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा एक्शन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? एक आरडीडी में दे रहा हूँ, उससे दूसरा आरडीडी जनरेट करूँ, यानी मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5, तो आपने दूसरा आरडीडी जनरेट किया 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। या फिर ये कि आपने 1 2 3 4 5 को 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कर दिया फॉर सम रीजन, तो एक आरडीडी से दूसरा आरडीडी आपने जनरेट कर दिया, ठीक है। आरडीडी इज अ फॉल्ट टॉलरेंट क्यों है भाई? आरडीडी फॉल्ट टॉलरेंट कनेक्शन क्यों है? जवाब दें, आसान सा जवाब है। मैंने अपने डेटा को आरडीडीज में तोड़ दिया ना, तो ये इन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है कि इट इज अ फॉल्ट टॉलरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स। आरडीडीज फॉल्ट टॉलरेंट किस सूरत में हो सकते हैं? क्योंकि वो हडूप के ऊपर चल रहे हैं ना, स्टोरेज के लिए हडूप इस्तेमाल कर रहे हैं, परसिस्टेंस भी हो रही है। अभी अभी तो हमने देखा है ऊपर, ये देखें परसिस्टेंस लिखा हुआ है। तो आरडीडीज जो बनते हैं वो डिस्क पे बैकअप भी बनाया जाता है उनका, ठीक है। वो हडूप वाली सारी कहा, तभी तो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस बात को समझे। हडूप इस्तेमाल करने की वजह यही है कि मैंने परसिस्टेंस करनी है, बैकअप बनाना है, उसको फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है, लिहाजा आरडीडीज आर फॉल्ट टॉलरेंट। ये दो तरीके से आपका वो क्रिएट हो सकता है, पैरेललाइजिंग एन एग्जिस्टिंग कलेक्शन। पैरेललाइजिंग का मतलब वही है जो हम मैप रिड्यूस में कर रहे थे, डेटा को तकसीम करो, मैप करो, सफल करो, सॉर्ट करो, रिड्यूस करो। यानी पैरेललाइज करने का मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ मैप करके पैरेलल में मैप ऑपरेशन चलाओ। पैरेललाइजिंग तो उसमें भी हो रही है, हडूप में भी हो रही है। एक ही वक्त में बहुत सारे मैप्स हो रहे होते हैं, एक ही वक्त में बहुत सारे रिड्यूसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, कॉन्करेंटली चल रहे होते हैं। तो एक एग्जिस्टिंग कलेक्शन है इन योर ड्राइवर प्रोग्राम,
और रेफरेंसिंग अ डेटा सेट इन एन एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम। तो एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम में हम बेसिकली इसी पहले मोड पे ही आप उसको डेटा देते हैं, वो पैरालाइज कर देता है, बस इसको इस तरह याद रखें, ठीक है। Such as a shared file system, HDFS, HBase or any data source offering a Hadoop input format। तो अब ये जाहिर सी बात है, ये कह रहे हैं कि अगर आपने हाइव का टेबल बनाया है, हाइव के टेबल पे आपने स्पार्क की कोई क्वेरी चलानी, ठीक है, अब वो हाइव का टेबल एक एक्सटर्नल स्टोरेज सिस्टम में है जो कि HDFS पे स्टोर्ड है। हाइव का टेबल HDFS पे स्टोर्ड होता है, राइट। तो अब क्या करेगा स्पार्क का ड्राइवर, उसके लिए हाइव क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज HDFS से राब्ता करके डेटा पकड़ के मेमोरी लाके प्रोसेस कर, ठीक है। तो ये दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज हैं, बेसिकली वही है, डेटा देने की बात है स्पार्क ड्राइवर, जिस तरह से आप देना चाहें फिर। तो ये एफिशिएंट और वो सब चीजें वही लिखी हुई हैं। डेटा शेयरिंग इज स्लो इन मैप रिड्यूस, इसको बस हम जनरलाइज कर लेते हैं। ये सब बात हो गई। Although it provides numerous abstractions, you still want more. हाँ, देख, iterative and interactive applications require faster data sharing across parallel jobs। अब वो ये कह रहे हैं कि Hadoop है तो बहुत मशहूर, लेकिन ये जो डेटा शेयरिंग वो कर रहा है ना नोड्स के दरमियान, इस पर टाइम लग रहा है। वही बात है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये वही रिपीट की हुई है बात, ठीक है, ताकि पक्की हो जाए। तो आइटरेटिव एप्लीकेशंस को भी ये नहीं है कि आपके पास टाइम, उसको भी तेज करने की जरूरत है। इंटरेक्टिव में तो क्वेरी, इंटरेक्टिव का मतलब होता है एसक्यूएल क्वेरी। मतलब इंटरेक्टिव एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे बीआई इंटरेक्टिव टूल है, अभी किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, फौरन रिजल्ट चाहिए। इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है, इंटरेक्टिव तो वही चीज होगी जो जल्दी मुझे रिस्पॉन्स देगी, यही मतलब है ना। वेब पेज अगर उसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो है, लोड टाइम स्लो है, तो वो इंटरेक्टिव नहीं है। तो क्वेरी में तो मुझे जल्दी, तो अगर मैं ये वाले काम हडूप की कोई एसक्यूएल सर्विस नहीं है ना, हाइव है वैसे, लेकिन हाइव भी उन्होंने ऑप्टिमाइज किया होगा। हाइव क्वेरीज में भी अगर आप बिग डेटा पे हाइव क्वेरीज एसक्यूएल की रन करें तो उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप वही क्वेरीज स्पार्क एसक्यूएल पे करें तो क्या होगा, क्या होगा, तेज चलेगी वो। लिहाजा वो ये रहा है कि वो हाइव को हम सिर्फ टेबल की हद तक रखते हैं और क्वेरी हम स्पार्क सीक्वल पे कर लेते हैं। और जो मेरी तरह के सुस्त लोग हैं वो हाइव से क्वेरी करते हैं कि यार क्या है, दिन में एक चलानी होती है, क्या जरूरत है स्पार्क को लाने के बीच में, ठीक है। तो वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये चीज है, ड्यू टू रेप्लिकेशन, सीरियलाइजेशन, डिस्क आईओ, ये तीन चीजें हडूप को स्लो कर रही हैं। इसका सोल्यूशन आपको फास्ट स्पार्क ने दे दिया। ये देखें ना क्या लिखा हो, रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द हडूप एप्लीकेशन स्पेंड मोर देन 90% ऑफ द टाइम डूइंग HDFS रीड राइट ऑपरेशन। चलो यहाँ तो काम ही सारा खराब हो गया कि असल काम आप सिर्फ 10% कर रहे हैं रिड्यूस ऑपरेशन का, बाकी सारा काम जो है ना वो इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर स्टोर कर लो, रिट्रीव करो, इधर जाओ, शफल करो, सॉर्ट करो, इसी में आपका सारा टाइम जाया हो जाता है और मैप रिड्यूस टास्क में आपका टाइम लग रहा है। 90% टाइम बहुत ज्यादा है, लिहाजा दैट जस्टिफाइड टू ब्रिंग इन स्पार्क। RDDs, इसका भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। There's just a partition of data, डेटा को तोड़ के आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया, वो RDD कहते हैं उसको। आजकल फिर 2013 में डेटा फ्रेम आया, ये अभी तक अच्छा खासा इस्तेमाल हो रहा है। डेटा फ्रेम ये पैंडास से उन्होंने, स्पार्क वालों ने बेसिकली आइडिया लिया मेरा ख्याल है। वहां भी डेटा फ्रेम्स होते हैं, तो उन्होंने कहा कभी यूजर्स को जरा टेबल ज्यादा पसंद है, टेबल्स की जरा ज्यादा जल्दी समझ में आती है, तो अब डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने, क्योंकि डेटा फ्रेम्स के साथ चलना जरा आसान है। तो ये भी इस एक प्रोजेक्ट के अंदर आप इसके साथ भी स्पार्क के डेटा सेट्स के साथ जो प्ले करके मुख्तलिफ चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर ये लॉजिकल प्लान्स ऑप्टिमाइजेशन, ये लवाजमाती चीजें होती हैं जो कि बंदा खुद भी सोच सकता है। फिर 2015 में डेटा सेट आया। डेटा सेट क्या करता है, वो इन दोनों की जो पॉजिटिव से उनको कंबाइन कर देता है। टाइप सेफ भी है, फास्ट भी है, ठीक है। टाइप सेफ वाला कौन सा है, दिस इज फास्ट वन, और टाइप सेफ वन इंटरनली रोज, एक्सटर्नली जेवीएम ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जेवीएम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। each RDD is a JVM ऑब्जेक्ट, यानी जावा वर्चुअल मशीन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब तो खैर वो पाइथन के अंदर तो खैर पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते होंगे, तो यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे रो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं डेटा सेट के। ये हमारे लिए जरा ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि हमें जरा रो की समझ भी आती है। तो मैं डेटा को रो वाइज स्टोर कर दूं या पाइथन ऑब्जेक्ट स्टोर कर दूं, तो उसमें फर्क होगा ना। तो वो इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। तो डेटा सेट के अंदर हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि इस वक्त करंट प्रैक्टिस क्या है, लेकिन आप इट्स स्लोअर देन डेटा फ्रेम,
not as good for interactive analysis, especially Python. अब ये इसका एक लिखा हुआ है लिमिटेशन लिखी है, लेकिन आई एम श्योर कि वो उन्होंने कवर कर ली होगी। बहरहाल ये 3 चीजें इसमें चल रही होती हैं। RDD सिंपली डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें, आपने डेटा सोर्स दिया, पैरेललाइज हुआ, RDDs बन गए, ठीक है, मुख्तलिफ टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये देखिए मुख्तलिफ ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने आपको बताया होती है। ये अब हमारे डैग की तरफ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ जो मैंने बताया था ना आपको, जब भी आपने कोई स्पार्क का कोई ड्राइवर इनिशियलाइज करके उसको कोई काम दिया, तो स्पार्क सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को जाहिर सी बात है तोड़ेगा, RDDs में तोड़ेगा। अगर आप डेटा सेट चाहते हैं वो डेटा सेट्स के हिसाब से तोड़ देगा, ठीक है, या डेटा फ्रेम्स के हिसाब से तोड़ देगा। बहरहाल RDDs की आपस में ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, डैग की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज, अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन हडूप, कि RDDs एक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक प्लान के तहत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ताकि बाद में उन पर एक एक्शन लेके जल्दी जल्दी रिजल्ट जनरेट किया जाए। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो सीक्वेंस है, ये वर्क फ्लो है, ये मैनेजमेंट हडूप के पास नहीं है। दैट इज व्हाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और वो शफल सॉर्ट में 90% टाइम अपना लगा देते हैं। जितने भी डेटा सोर्सेज हो, स्पार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेललाइज, RDD, आपस में ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह, ये वो आई थिंक ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डिफॉल्ट होती हैं, बाकी ट्रांसफॉर्मेशंस आप खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको भी लिस्ट सारी बता दूंगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट के each RDD is divided into logical partitions. Partitions के बगैर RDD नहीं होती, क्योंकि उसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। एंड मे बी कंप्यूटेड ऑन डिफरेंट नोड्स, ऑब्वियसली जितने भी RDDs हैं वो डिफरेंट नोड्स पे तकसीम होंगे, एक ही नोड पे सारे RDD नहीं होते। एंड RDD कुछ अगर आप PySpark यूज कर रहे हैं तो पाइथन ऑब्जेक्ट होगा, जावा के थ्रू स्पार्क प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो JVM ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, वरना वो स्काला के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपको फ्रंट एंड क्या है। सो ये जैसे ये एक RDD हो गया, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, ये एक दूसरा RDD हो गया, स्ट्रिंग्स के लिए ये है, जिसका नंबर्स भी दे सकते हैं, इम्यूटेबल आप चेंज नहीं कर सकते उसको, पार्टीशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये इसकी शर्त है। स्टैंड अलोन पे तो खैर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, लेकिन पार्टीशन जरूर होता है, स्टोर्ड इन मेमोरी रैम के अंदर, एंड पार्टीशंस रिकम्प्यूटेड ऑन फेलियर। फेलियर का क्या मतलब भाई? फेलियर का क्या मतलब है? क्या हडूप में फेलियर का क्या मतलब होता है? नोट डाउन हो जाएगा तो पार्टीशन को रिकम्प्यूट करने का बैकअप रखा हो उसने, फॉल्ट टॉलरेंस, वही सारी बात है, ठीक है। अब ये आप देखें कि ये इस तरह के पार्टीशंस आप बना सकते हैं। ये आपने 5 पार्टीशन कर दिए RDD के, वो 5 स्ट्रिंग्स यहाँ पे, इसी तरह 5 पार्टीशन, और डिफरेंट पार्टीशंस जो है ना वो डिफरेंट वर्कर्स के ऊपर हैं, डेटा नोड्स पे, और हर एक के ऊपर ये स्पार्क एग्जीक्यूटर का एक वो चल रहा है। दिस इज लाइक द टास्क ट्रैकर, जैसे MapReduce में टास्क ट्रैकर था ना, तो स्पार्क का टास्क ट्रैकर वो क्या है, स्पार्क एग्जीक्यूटर, जो कि उसके स्लेव को काम करते हैं। तो वही टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हर आदमी ने अपने हिसाब से उसको मैप किया हुआ है, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल कि ये मास्टर है आपका जो स्पार्क का ड्राइवर कॉन्टेक्स्ट है, और उसने ये इस तरह से आपके मुख्तलिफ चीजों के पार्टीशंस बना दिए डिफरेंट वर्कर्स पे, और फिर टोटल आपने वो कर दिया। तो ये वही MapReduce है ये, लेकिन स्पार्क का MapReduce ऑब्वियसली ये सारा एफिशिएंट होगा, डैग के थ्रू होगा, ये उस तरह नहीं होगा जैसे MapReduce होता है, क्योंकि 4 5 1 2 3 6 और मर्ज करके टोटल आपने $1400 का जो है वो आपने बता दिया। इसी तरह ये भी वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है। एरे यहाँ पर है, आपने उसको पार्टीशन कर दिया, ये RDDs मुख्तलिफ पार्टीशंस में आ गए, और फिर आपने हर पार्टीशन का अपना रिड्यूस कर लिया, और फिर एंड में सबको कंबाइन कर दिया। वही एग्जैक्टली वही चीज है। पार्टीशन असाइन टू नोड्स, ये बिल्कुल वही। दिस इज अनदर एग्जांपल जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हो क्या रहा है। अच्छा, इसमें ये होता है, एक और इन्होंने टर्मिनोलॉजी डाली है, स्टेज में ये होता है कि 3-4 मुख्तलिफ किस्म के RDDs, यानी 3-4 मुख्तलिफ पार्टीशंस ये कह सकते हैं, वो एक ही स्टेज में आ जाते हैं। स्टेज का मतलब क्या है कि जैसा कि डेटा वेयर हाउसिंग में स्टेजिंग एरिया होता है, स्टेज का मतलब एक स्टेज, जैसे स्टेज होता है फंक्शंस वगैरह के लिए, तो स्टेज पे जाके मैं कुछ पर्टिकुलर काम करता हूँ। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर काम है और स्पार्क ये समझता है कि ये 3 चीजें, ये 3 पार्टीशंस मिलके एक काम कर रही हैं, तो उसको एक स्टेज में डाल देगा कि इस स्टेज पे मैंने फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के लिए मुझे इन पार्टीशंस की जरूरत है, उस स्टेज में सारी वो पार्टीशन मौजूद हैं, ठीक है। ये उसने एक अपने वर्ड क्रिएट किया, स्टेज। मैं नीचे और आपको एग्जांपल दिखा दूं, ठीक है। तो RDDs में डेटा टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, RDDs को पार्टीशंस में
को इकट्ठा किया जाएगा, पार्टीशंस को स्टेजेस में इकट्ठा किया जाएगा, स्टेजेस आपस में कनेक्टेड होकर डैग का ग्राफ बनाएंगे। जब डैग का ग्राफ बन जाएगा तो एग्जीक्यूट होके पूरा का पूरा वो आपका स्पार्क का आउटपुट आ जाएगा, जिसमें बीच में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी और आखिर में क्या होगा, आखिर में एक्शन होगा। ठीक है, आखिर में एक्शन होगा। ये सब चीजें याद रखिएगा, ये फाइनल एग्जाम में आपकी आने वाली है इंशाल्लाह ताला। ये वही बच्चों वाली ग्राफ, तो ये बच्चों वाली कहानी होगी आप लोगों को। ठीक है, पार्टीशन है, मुख्तलिफ एग्जीक्यूटर्स में है, वो इधर उधर देखिए शफलिंग हो रही है, शफलिंग हो रही है, लेकिन क्योंकि ये शफलिंग डैग के मैनेजमेंट से हो रही है, लिहाजा ये शफलिंग फास्ट है। अननेसेसरी हार्ड डिस्क पे आईओ नहीं हो रहा, इंटरमीडिएट पेयर सारे मेमोरी के अंदर पड़े हैं, लिहाजा ये सब शफलिंग अभी भी हो रही है, लेकिन वो बहुत तेजी से की जा रही है इन मेमोरी होने की वजह से। ठीक है, और डैग होने की वजह से। ये डैग का मतलब क्या होता है भाई? डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर कोई साइकिल्स ना हो। ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कोई साइकिल्स ना हो। साइकिल्स तो आपको पता है फिर चीजें वापस आना शुरू हो जाएंगी, तो देयर इज नो लूप बैक टू द प्रीवियस स्टेज। बस एक आपने काम किया, अब आगे चलो। अच्छा तुमने ये कर लिया, अब तुम आगे जाओ, तुम उससे आगे जाओ, तुम उससे आगे जाओ, जब तक कि आखिर में एक्शन नहीं हो जाता। तो ये उसकी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इस बार दिस इज यूज्ड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन आरडीडीज एंड द ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म्ड विद देम। ये जो जब आप वो स्पार्क का देखेंगे ना आउटपुट, वो जो अपने पोर्ट के ऊपर, स्पार्क की पोर्ट के ऊपर जो स्पार्क का जो मेन मास्टर प्रोग्राम है, उसके अंदर आप डैग की विजुअलाइजेशन भी देख सकते हैं। जो भी आपने उसको काम दिया है ना, वो डैग की विजुअलाइजेशन, तो वो इंशाल्लाह जब हैंड्स ऑन हम करेंगे ना तो उसमें देख। अब देखें स्टेज 0 में दो काम उसने की, पैरेललाइज एंड सबट्रैक्ट। ये दो काम है, ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आप कह रहे हैं, जो कि उसने कहा कि मैंने स्टेज 0 में, अब इससे रिलेटेड जो भी आरडीडीज है वो इसके अंदर है, या उसके पार्टीशन उसके अंदर है, जैसे भी मैनेज करना है। ठीक है, फिर अगली स्टेज में क्या है, अब ये पहली स्टेज है, ये खत्म होगी तो अगली स्टेज। ठीक है, पैरेललाइज मैप, हो सकता है पैरेलल में भी चल रही हो, हो सकता है स्टेजेस पैरेलल में भी चल रही हो, बाद में फिर इंटीग्रेट हो जाए। तो बहरहाल ये मैंने एक फ्लो बनाया जो मैं समझता हूँ कि एक स्टेज में एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैंने उसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये काम आपका स्पार्क कॉन्टेक्स्ट खुद करता है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। RDDs, these are the different RDDs. They are represented by vertices, while the operations are represented by the edges. तो each vertex is an RDD, और vertex उस RDD पे ऑपरेशन क्या कर रहे हैं वो एज का लेवल होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मैंने पैरेललाइज किया, यहाँ पर मैंने सबट्रैक्ट किया। अब ये उन्होंने उसको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट स्टेज 0 को पहले सबट्रैक्ट स्टेज 2 पे आ गया, और फिर यहाँ से स्टेज 1 के सबट्रैक्ट के बाद मैं यहाँ पर आ गया, फिर इन दोनों को मैंने सबट्रैक्ट कर लिया। समझ आ रही बात की? तो पहले यहाँ पे सबट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे सबट्रैक्ट हुआ, फिर दोनों के सबट्रैक्ट को यहाँ पे करके मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। उसने इसको इस तरह से डिवाइड किया होगा काम को। हो सकता है काम क्या हो कि मैंने पूरे एरे में से इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करना हो, तो उसने उसको इस तरह से मैनेज किया होगा। ठीक है, तो ये एक पैरेलल स्ट्रीम ये चल रही है, एक पैरेलल स्टेज ये चल रहा है, और फिर इसका डेटा जो यहाँ पर आके फिर स्टेज 2 में इंटीग्रेट हो जाता है। सही है, अर्लियर स्टेट टू लेटर, तो ये दोनों अर्लियर स्टेट्स हैं। तो ये वो है कि जब आप उसका समरी पेज, स्पार्क के जॉब का समरी पेज क्लिक करेंगे तो उस पर आपको सारा ये डैग रिलेशन मिलेगी, हम आप बाद में देख लेंगे। स्पार्क डैग एवरी एज डायरेक्ट्स फ्रॉम अर्लियर टू लेटर ऑन कॉलिंग एक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द कॉलिंग ऑफ एक्शन द क्रिएटेड डैग submits to DAG scheduler which further splits the graph into the stages of the task. ठीक है, जब आपने एक्शन कॉल किया तो एक्शन के बाद जो DAG है वो स्केड्यूलर के पास जाता है, फिर वो पूरा प्रोग्राम बनाता है कि मैंने एक्शन को, आपने उसको बताया भाई ये मैंने एक्शन करना है। जब एक्शन किया तो DAG स्केड्यूलर अब जाग गया, उसने पूरा स्केड्यूल बनाया कि भाई ये स्टेजेस होंगी, ये पार्टीशंस होंगी, ये DAG बनेगा, और इसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, और यहाँ से जाके फिर हम आखिर में ये एक्शन कंडक्ट करेंगे। ये फिर उस वक्त आता है। ये वो लेजी इवैल्यूएशन वाली बात है कि जब तक एक्शन आप नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो बस उस वक्त तक काम ठंडा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये खैर इसमें दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैं ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा, क्या ख्याल है? चलो ठीक है। ये आपके स्टेजेस हैं। अब आपको कहानी तो समझ आ गई होगी स्टेज की और पार्टीशंस की। पैरेललाइज एक मतलब एक ऑपरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
अब ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर से आप बता सकते हैं एक्शन कौन सा है? हाँ, जॉइन एक्शन हो सकता है। नहीं नहीं, फिल्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिल्टर करना वो ट्रांसफॉर्मेशन है। फिल्टर तो एक एक लवाजमाती चीज होती है, फिल्टर कर दें वो भी एक्शन थोड़ी है। जॉइन एक एक्शन हो सकता है, वो एंड में आप देखें स्टेज 4 में हो रहा है वो भी ना, क्योंकि एक्शंस ऑकर आफ्टर सेवरल ट्रांसफॉर्मेशंस, यही तरतीब है डैग की ना, और एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा, ये इसमें कोई साइकिल्स नहीं होते, नो डायरेक्टेड साइकिल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, ये नहीं कि इनफाइनाइट जा रहे हैं, और अर्लियर टू लेटर ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये है, इट इज अ स्ट्रिक्ट जनरलाइजेशन ऑफ द मैप रिड्यूस मॉडल, क्योंकि ऑब्वियसली ये दिस इज व्हाट मैप रिड्यूस डज नॉट हैव, ठीक है। इस तरह ये ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर लेते हैं। जितना जितना डैग कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही उसका फायदा सामने आएगा, जैसे मशीन लर्निंग, ठीक है। सो डैग अलाउज द यूजर टू डाइव इनटू द स्टेज। अब देखिए ना, अगर आपने वो बीआई टूल पे काम किया हो तो प्लस और माइनस जैसे होता है ना, ड्रॉप डाउन्स होते हैं, प्लस करते हैं तो वो सारे ऊपर चले जाते हैं, प्लस पे दबाएंगे तो माइनस पे सारे ड्रॉप डाउन्स नीचे आ जाते हैं, ऐसे ही ना। तो इसी तरह स्टेज में भी यही है, तो स्टेज सारी प्लस प्लस हैं, स्टेज पे प्लस दबाएंगे तो स्टेज की सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस तरह एक बड़े जबरदस्त तरीके से हायरार्किकल तरीके से डैग पूरा का ऑपरेट करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज 1 जो है, अगर मैं यहाँ प्लस डाल दूं तो ये सारी चीजें हाइड हो जाएंगी इसके नीचे, और माइनस कर दूं तो ये सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह ये काम कर रहा होता है, ठीक है। तो डाइव, ये लिखे ना, डाइव इनटू द स्टेज, तो ये चीजें बस याद रखें कि बेसिक लेवल पे अभी बहुत ज्यादा तफसील जाने की हमारे पास टाइम नहीं। क्या यार, सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। एक्सपैंड ऑन द डिटेल ऑन एनी स्टेज, उसके अंदर जितने आरडीडीज हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। द स्केड्यूलर स्प्लिट्स द स्पार्क आरडीडी इनटू स्टेजेस बेस्ड ऑन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टेजेस होती ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से, और एक्शन आखिर में होता है। ईच स्टेज इज कंप्राइज्ड ऑफ टास्क, दो किस्म के हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन, और वो टास्क आपके पार्टीशंस पे होते हैं विच विल परफॉर्म द सेम कंप्यूटेशन इन पैरेलल। अब पैरेललाइज में अगर मैं 2-3 आरडीडीज डाल रहा हूँ तो सारे के सारे फिर पैरेललाइज ऑपरेशन में आ जाएंगे। तो आई कैन हैव मल्टीपल आरडीडीज अंडर द पैरेललाइज ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। तो मल्टीपल पार्टीशंस जो हैं वो पैरेललाइज के ऊपर जा सकते हैं। डैग्स तो खैर आरडीडीज होती पार्टीशंस के अंदर है, ठीक है। तो ये बस बाकी वही चीजें लिखी हैं, बेसिक आइडिया बस याद रखें। द लिमिटेशंस ऑफ मैप रिड्यूस, लिमिटेशंस अगेन, डेटा इज रेड फ्रॉम एचडीएफएस, उसके बाद मैप रिड्यूस करें एंड देन राइट द डेटा बैक टू एचडीएफएस। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऊपर भी लिखी हैं, यहाँ पर दोबारा लिखी हुई हैं। ईच ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हर मैप और रिड्यूस का ऑपरेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और इसलिए टाइम भी ज्यादा लग जाता है। उनको ये नहीं पता कि बाद में कौन सा आएगा, पहले कौन सा आएगा। हालांकि यहाँ पर हम ये पता चला सकते हैं कि पहले क्या होगा, पहले स्टेज 0 आएगी, स्टेज 1 आएगी, स्टेज 2 आएगी। तो मैं बेसिकली इससे जो मैप रिड्यूस के जो पेयर्स वगैरह बन रहे हैं उसके फ्लो को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, और ये भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन सी चीज मेमोरी में रखनी, कौन सी चीज परसिस्ट करनी है, ठीक है। तो ये जो फ्लो है ना, ये हडूप में नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। Sometimes it is irrelevant to read and write back to the immediate result between two map reduce jobs. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक रिड्यूस ऑपरेशन का आउटपुट आपको दूसरे रिड्यूस ऑपरेशन में चाहिए होता है, लेकिन मैप क्या करता है, वो उसको हार्ड डिस्क पे डाल देता है। अब जब दूसरे को चाहिए होगा दोबारा से निकाल के लाएगा। स्पार्क क्या करेगा, उसको मेमोरी में रहने देगा, तो दूसरे को जल्दी से मिल जाएगा। तो इन ये मतलब इस तरह है कि हर आदमी ने ना वो एक घोड़े की तरह अपना आंखों के सामने बांधा हुआ है, और हर ऑपरेशन अपनी दुनिया में गुम है। बस वो जॉब स्केड्यूल, जॉब ट्रैकर है ऊपर से, बस उनको आपस में कंट्रोल कर रहा है, परसिस्ट कर रहा है। स्पार्क में क्या है कि वो एक दूसरे को देख भी रहे हैं, मेरे बाद क्या आ रहा है, मेरे से पहले क्या था, डैग के थ्रू, और वो इस तरह जो है वो पूरा आपका ये काम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कोई वेस्टेज वगैरह नहीं होती। ये इसको थोड़ा सा इस तरह देखने, ये वही लवाजमाती चीजें, मिनिमाइज, शफलिंग वगैरह वही चीज लिखी हुई है। ये डैग के स्टेप्स हैं बेसिकली। आपके पास ये स्पार्क का सेशन यहाँ पे क्रिएट कर दिया मैंने, उससे उठाया, डेटा फ्लेयर से शायद उठाया ये, ठीक है, हाँ डेटा फ्लेयर से। तो स्पार्क का ये ड्राइवर प्रोग्राम होता है जो कि आपको शुरू में चलाना पड़ता है, जिससे स्पार्क कॉन्टेक्स्ट आप इनिशलाइज करते हैं। जब भी कोई काम आता है आपके पास
तो उसमें बेसिकली जब मैंने आपको बताया था कि डैग स्केजुलर, जब आप एक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, एक्शन स्पेसिफाई करने पे डैग का पूरा स्केजुलर वो पूरा क्रिएट होता है और उसके ऊपर फिर पूरा वो स्टेजेस बनती हैं और फिर बिलाखिर वो स्टेजेस का जो काम है वो सारा का सारा स्लेव्स पे ट्रांसफर किया जाता है और वहां पे फिर पूरे डैग को एग्जीक्यूट करके आखिर में आपका एक्शन जो है ना वो कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लस्टर मैनेजर है और यहाँ पर आपके एग्जीक्यूटर्स हैं, ये आपका स्केजुलर है, वो सारे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया तो क्लियर है नहीं? ठीक है, इंटरप्रेटर इज द फर्स्ट लेयर। स्पार्क इंटरप्रेट कोड आपने लिखा, स्पार्क पहले उसको इंटरप्रेट करेगा, देन स्पार्क विल क्रिएट द ऑपरेटर ग्राफ व्हेन यू एंटर योर कोड, व्हेन वी कॉल एन एक्शन at a high level, Spark submits the operator to the DAG scheduler, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, divide the operators into stages of the task in the DAG scheduler, stage contains the task, तो एक ही स्टेज के अंदर मल्टीपल टास्क होते हैं। ठीक है, ये तो हम देख चुके हैं ना, पैरेललाइज फिल्टर में एक स्टेज में मल्टीपल टास्क होते हैं और उसके जो रेलेवेंट आरडीडीज हैं वो सब एक ही जगह पे पड़े होते हैं, तो आपके लिए वो आराम से चीजें सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द स्टेजेस देन पास ऑन टू द टास्क शेड्यूलर, वो सब चीजें ये आप खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। हाँ, दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हैं, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन वो होती हैं, ये बाद में भी आ जाएगा, डू नॉट रिक्वायर द शफलिंग ऑफ डेटा अक्रॉस अ पार्टीशन। ठीक है, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन वो हैं जिसमें आपको शफलिंग की जरूरत नहीं है, उसी पार्टीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुई और वही रिजल्ट आ गया। ये नहीं है कि कोई और पार्टीशन किसी नोड से लानी पड़ रही है उसको डेटा को जनरेट करने के लिए, ये काम इस पे नहीं होगा। ठीक है, और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन इसके बरक्स होती है, उसके भी हम वो देख भी लेते हैं। ईच आरडीडी मेंटेन्स अ पॉइंटर टू वन और मोर पेरेंट। ये देखें ना, ये अब ये ग्राफ के थ्रू पॉइंटर्स आ रहे हैं कि मैप को पता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं ये पीछे हडूप फाइल से आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे को ग्रुप कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ मैप से आ रहा है, तो ये सारे पॉइंटर्स आपस में मेंटेन कर रहे होते हैं डैग का जो स्केड्यूल है। What type of relationship it has with the parent? For example, if we call val b, value b equals to a dot map, the RDD b, ये जो b जो RDD है, keeps a reference to its parent RDD a। समझ में आ गई बात की? कि अब मैंने आपने ये लिखा है कि int a equals to b dot map। ठीक है, तो अब क्या है कि b में जो चीज आएगी वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है, मैप तो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका आउटपुट क्या है बी, तो बी का पेरेंट क्या है ए। तो डैग जो है इस तरह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का हिसाब किताब रखता है, वो तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, तो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का हिसाब किताब रख के पूरा डैग आपका वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ आपको दे सकता हूँ एग्जाम में, बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेज, और ये आपस में ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, लाइनें क्या हैं, इसका मतलब आप मुझे बता दें कि ये कब कॉन्फ़िगर होता है, क्या होता है। ये आई थिंक ये मल्टी लेयर वर्क फ्लो पे है या सिंगल लेयर वर्क फ्लो पे है, सोर्स फाइल, फ्लैट मैप और मैप। हाँ, एक्शन जब आता है ना, जब आप उसको एक्शन देते हैं ना कि मैंने इस डेटा के साथ करना क्या है, तो एक्शन के ऊपर अगर आपने क्लस्टर बोर्ड में किया है, हडूप के क्लस्टर के ऊपर स्पार्क चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्पार्क क्लस्टर बोर्ड में चलेगा। फिर वो जो डैग स्केड्यूलर है वो पूरे क्लस्टर के हिसाब से आरडीडीज बनाएगा, पार्टीशन में तोड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डैग स्केड्यूल करेगा और उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो, मतलब जरूरी नहीं अगर आपने 6 नोड्स लगाए तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 6 के 6 नोड्स पे पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये स्पार्क की अपनी खासियत है, 2 पर भी काम चले 2 पर चला लेगा। हडूप का जो है चक्कर ये नहीं होगा, हडूप उसको बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की इसमें एफिशिएंसीज कुछ हैं जो कि हडूप में नहीं है। ठीक है, तो ये खैर मल्टीपल लेयर है और आमतौर पर आई थिंक मल्टी लेयर ही होता है। और मैं आपको ये जो इसमें RDD splits into the partition and each node operates on a partition at any point in time। एक पार्टीशन जो होगा वो किसी नोड पे होगा, उसका आपने कॉपी रखनी है। ठीक है, अगर वो नोट डाउन हो जाता है तो वो कॉपी कहीं और से रेप्लिकेट करके और आप
वो पार्टीशन दोबारा से कर सकते हैं। तो पार्टीशंस रेप्लिकेट होते हैं, हडूप में डेटा रेप्लिकेट होता है, ब्लॉक्स रेप्लिकेट होते हैं, यहाँ पे पार्टीशंस रेप्लिकेट होते हैं। तो जैसे हडूप पे फॉल्ट टॉलरेंस है, इसी तरह आपको यहाँ पार्टीशन लेवल पे फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाएगी, ठीक है। When any node crashes in the middle of any operation, say O3, which depends on O2, which in turn depends on O1. अब ये चल रहा है सिलसिला, O3 चल रहा है आपका ऐसा, तो ठीक है, O3 चल रहा है और नोड क्रैश हो गया। O3 डिपेंड्स ऑन O2, O2 डिपेंड्स ऑन O1, क्या होगा, क्या होना चाहिए? एक ऑपरेशन आपका चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है, और वो एक्शन जिस नोड पे चल रहा है वो क्रैश हो गया, और पीछे से डैग तो सीक्वेंशियली चलता आ रहा है ना, तो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर तुम्हें दिया गया, अब तुम ही क्रैश कर गए, तो क्या होना चाहिए, कैसे रिकवर करेगा इससे? हाँ हाँ, मतलब एक तो ये होगा कि जो भी आपने प्रोसेसिंग अभी तक की है उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि हर चीज का बैकअप आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो हम उस वर्क फ्लो को दोबारा से रिचार्ज कर लेंगे दूसरे नोड्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी जहां तक हमने किया था चेक पॉइंट, वो चेक पॉइंट है, उसके बाद से वर्क फ्लो मुझे दोबारा से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो वो जब तक स्केड्यूलर है तो वर्क फ्लो उसके पास होता है, तो वर्क फ्लो आप दोबारा से कोई वर्क फ्लो का हिस्सा दोबारा करवा लें, बैकअप आपको मिल जाएगा, ठीक है। लॉजिकली सोचेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। The cluster manager finds that the node is dead and assigns another node to continue processing. This node will operate on the particular partition of the RDD and the series operation that it has to execute. दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं, बैकअप भी मौजूद है और सीक्वेंस भी मौजूद है। अच्छा, ये हम कर चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एक आरडीडी से दूसरा आरडीडी बन जाता है, बस इसका मतलब ये, इसको इतना याद रखें। अब हम इसको देख लेते हैं क्या क्या करते हैं। लीनिएज स्टोर की जाती है, पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, वो डैक्स स्केड्यूलर के पास सारी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। लॉजिकल एग्जीक्यूशन प्लान जैसा कि एसक्यूएल पे होता है। लेजी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब तक कि वो ना हो तो वो नहीं हो सकता। नैरो ट्रांसफॉर्मेशन ये देख लें आप, कि एक ही पार्टीशन के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, सारे आरडीडीज एक ही पार्टीशन में हैं, उन पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन की और वही कहीं और से शफल करके लाना नहीं पड़ा, ये नैरो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। नैरो ट्रांसफॉर्मेशन की ये है मैप, फ्लैट मैप, मैप पार्टीशन, फिल्टर, सैंपल, यूनियन। और वाइड ट्रांसफॉर्मेशन में ये है कि आपको बेसिकली यानी इंटरसेक्शन, दो आरडीडीज का इंटरसेक्शन करना है, तो जाहिर सी बात है एक आरडीडी हो सकता है कहीं और पड़ा हो, एक आरडीडी कहीं और पड़ा हो, तो आपको दूसरे पार्टीशन से लाना पड़े। बहरहाल ये आपके सामने वाइड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दीज आर नॉट एक्शंस, ठीक है। और देखिए ज्वाइन भी एक्शन नहीं, ज्वाइन भी ट्रांसफॉर्मेशन है। लॉजिकल बात भी ये, एक्शन वो है जैसे केपीआईज पे आप करते हैं, टोटल निकाल लिए, एग्रीगेट कर लिए, वो एक्शन होता है कि एक्चुअल कोई आपने काम करना है, प्रोसेसिंग करनी, ऐड करना है फॉर एग्जांपल। तो ये बाकी सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जॉइन, रिपार्टीशन, कोलेस, ग्रुप बाय की, रिड्यूस बाय की, ये सारे आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये जरा बच्चों वाली हैं और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैप क्या करता है, मैं सोच रहा हूँ पहले क्विज ले लूँ, आप लोगों का क्या ख्याल है? Map function iterates over every line in RDD and split into new RDD. Map function क्या करता है भाई, जो कि वहां मैप रिड्यूस में मैप करता है कि आपने डेटा को एक खास फॉर्मेट में मैप करना है किसी की वैल्यू पेयर के ऊपर, तो ये वो मैप कर देता है। अच्छा ये, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे ये आरडीडी आपके पास है 1 2 3 4 5, ये एक पार्टीशन है आप कह लें, और आरडीडी डॉट मैप x+2 we will get the result as 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये वो मतलब सिर्फ की वैल्यू पेयर की मैपिंग नहीं है, मतलब मैप का मतलब है किसी तरह भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो ये आपको ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। लेकिन इसमें बहरहाल एक एक्शन भी हो रहा है, या ये मेरा ख्याल में एक्शन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ये एक्शन नहीं है, एक्शन की लिस्ट बाद में आ रही है वैसे। तो अगर आपने +2 भी कर दिया हर एलिमेंट को तो ये मैपिंग में ही शुमार किया जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में शुमार किया जाएगा, ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास हडूप में ऑलरेडी कोई, हाँ
अगर आपके पास हडूप में एक टास्क अभी है, डिजाइंड है, जो कि बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है, वो आप फिर स्पार्क में प्रोग्रामिंग उस पर्टिकुलर काम की कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर में तेज हो जाएगा। लेकिन आप वैसे भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे काम स्पार्क में आप बाय डिफॉल्ट करते हैं जो आप क्या हडूप पे आप करते ही नहीं, ठीक है ना। तो वो अगर हडूप में कोई चीज स्लो है उसको फास्ट करने के लिए आप स्पार्क पे मैप कर देते हैं, और बाकी सारे काम जो अब आपने हडूप पे करने थे वो अब बाय डिफॉल्ट स्पार्क पे चले जाते हैं। जी जी जी, शुरू से ये बात हमने की है कि मैप रिड्यूस के जो लिमिटेशंस हैं वो टाइम बहुत लगा देता है, तो स्पार्क वो जितनी चीजें टाइम लगा रही है उन सबका सोल्यूशन उसने प्रपोज किया है। इन मेमोरी होने की वजह से और डैक की वजह से वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ये आंसर है उसका, ठीक है। अच्छा, फ्लैट मैप मैप की तरह ही है। वी हैव मेनी एलिमेंट्स इन एन आउटपुट आरडीडी। फ्लैट मैप रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स व्हाइल मैप रिटर्न्स ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। तो ये फ्लैट मैप की एग्जांपल खैर अभी मेरे पास नहीं है, ये मैं इसको ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ये मैंने अभी ऑनलाइन डाला भी नहीं है, इसको अभी जाके ऐड कर देता हूँ। मैप और फ्लैट मैप एक ही चीज है, लेकिन फ्लैट मैप में आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स आएंगी। अच्छा, फिल्टर क्या करता है भाई? रिटर्न्स अ न्यू आरडीडी कंटेनिंग ओनली दैट मीट अ कंडीशन। ये कंडीशन वाली बात है, तो ये एक्शन नहीं है। तो 5 नेचुरल नंबर है, 1 2 5, प्रेडिकेट इज चेक फॉर अन इवन नंबर, तो 2 और 4 उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिल्टर है, भी बच्चों वाली चीज है। कितना आसान है यार, ये तो मैं तो मुश्किल समझ रहा था। तो प्रोजेक्ट करने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। कन्वर्ट सीट पार्टीशन ऑफ द सोर्स इनटू मेनी एलिमेंट्स ऑफ द रिजल्ट, पॉसिबली नन। ये जरा देखें क्या लिखा हुआ, जरा समझें इसको। ये पार्टीशन के ऊपर लग रहा है, एक पार्टीशन में मल्टीपल आरडीडीज हो सकते हैं, और पूरी पार्टीशन को ये मैप कर रहा है, और उस पार्टीशन में जितने भी आरडीडीज हैं सब के ऊपर वो चीज अप्लाई कर रहा है। मैप क्या कर रहा था, सिर्फ एक आरडीडी पे जा रहा था ना, ये पूरे पार्टीशन पे जा रहा है। तो मैप और फ्लैट मैप और मैप पार्टीशन एक ही चीज है, बेसिकली मैप ही कर रहे हैं, लेकिन उसके डायनेमिक्स डिफरेंट है। लो, अब इंडेक्स भी आ गया। अगर आप इंडेक्स देना चाहते हैं साथ में इंडेक्स भी दे दीजिए आप। इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट द इंडेक्स ऑफ द पार्टीशन, इससे और तेज हो जाएगा। यूनियन क्या होगा भाई? यूनियन से अगर दो टेबल्स हैं हैविंग द सेम कॉलम नेम्स, आई कैन यूनियन देम टू फॉर्म वन टेबल। यहाँ पर भी ये हिसाब किताब है। अब ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, एक मेरे पास है स्पार्क, स्पार्क हडूप फ्लिंक, ये पहला आरडीडी है, और दूसरा है बिग डेटा स्पार्क फ्लिंक। तो यूनियन में क्या होगा भाई? स्पार्क, स्पार्क हडूप फ्लिंक, और फ्लिंक और बिग डेटा। स्पार्क स्पार्क स्पार्क, 3 दफा स्पार्क आ गया ना, तो यूनियन में डिस्टिंक्ट कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितना है वो सब कॉपी रेप्लिकेट कर देगा इसको। ये यूनियन की एग्जांपल है। ये पीएचपी का कोड इस तरह लिखा है, लेकिन इसको हम खैर मैं पाइथन पे आपको करके दिखा दूंगा। अभी पीएचपी मुझे इतनी आती नहीं है यार, इसके लिए मैं पहले से माजूर रखा हूँ। आप लोगों को तो आती होगी ना पीएचपी? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो ऐसी बात है, यूनियन का पता चल गया तो इंटरसेक्शन भी आपको। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल के ले आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ट्राई करके देख सकते हैं। ग्रुप बाय की से ग्रुप बाय कर दो, यानी एक की के जितने भी वैल्यूज आ रही हैं उन सबको ग्रुप कर दो, शायद इसका मतलब ये होगा। डेटा शफल टू द की वैल्यू नजर आरडीडी। अब ये से देख लेते हैं। एरे K5 S3 S4 P, इससे क्या होगा भाई, जरा करें आप। स्पार्क कॉन्टेक्स्ट डॉट पैरेललाइज, ये मैंने उसको डेटा दिया, और डेटा डॉट ग्रुप बाय की डॉट कलेक्ट। जी भाई, ये डेटा है। हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सर, हाँ जस्टिफाई खत्म कर देते हैं क्या यार, सॉरी। ये तो सर उसमें जा रहा है, तो ये खैर ये है। ये क्या होगा इसमें? S3 और 4 को मेरे ख्याल में ग्रुप कर देगा। एस के जो 3 आ रहा है, 4 वैल्यू आ रही है ना एस की, इसको क्या कर देगा वो? ग्रुप कर देगा, की से ग्रुप कर देगा, यानी ए की के अंदर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यही होना चाहिए ना।
हाँ, इसके अंदर ये जब आप ग्रुप बाय करेंगे तो फिर वो हर नोड से उठा के लाएगा, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा शफलिंग होगी, क्योंकि आपने ग्रुप बाय करना है तो पता नहीं के की जो है कहाँ का पड़ी हुई है। तो इस शफलिंग को मिनिमाइज करने के लिए भी आरडीडी की कैशिंग और परसिस्टेंस भी मौजूद है, जो कि हम मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको तफसील में देखें। ठीक है, बहरहाल ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसी तरह रिड्यूस बाय की, इसकी मिसाल देखें। The pairs on the same machine with the same key are combined. पेयर्स एक ही मशीन पे जिनकी की है वो सारे कंबाइन कर दिए जाते हैं, लेकिन ग्रुप बाय में तो कंबाइन नहीं हो रहे। द डेटा इज शफल्ड अकॉर्डिंग टू द की। अच्छा हाँ, सॉरी, ग्रुप बाय ये कर रहा है कि अगर के की है और वो आपने क्लस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट की है, तो वो उसको बेसिकली के को उठा के एक ही नोड के ऊपर लेकर आ रहा है, जो कि मैप रिड्यूस के अंदर भी होता है कि सारी कीज जो के वाली हैं वो एक नोड पे आ जाए। सही है, लेकिन अब उसमें हडूप का नुकसान क्या था कि वो बहुत ज्यादा उसमें क्रिस क्रॉस हो रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, एक ही नोड पे लाने के लिए। ये भी क्रिस क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये उसको आरडीडी कैशिंग की वजह से तेजी से कर रहा है। हडूप के पास कोई कैशिंग मैकेनिज्म नहीं है शफलिंग को तेज करने का, लेकिन इसके पास शफलिंग को तेज करने, ये शफल हो रहा है यहाँ पे ना, ये शफल है ग्रुप बाय की, कि सारी कीज जो एक ही है उसको एक ही जगह पे ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये तेजी से हो जाएगा। और रिड्यूस ये है कि वो एक ही नोड के ऊपर जो भी सिंगल कीज है उन सबको आप कंबाइन कर दो, ये रिड्यूस हो जाएगा। और इसी तरह एक जो तीसरी चीज है वो सॉर्ट बाय की है, वो सॉर्टिंग कर देंगे की के हिसाब से। जॉइन का ऑपरेशन क्या है? जॉइन इज अ डेटाबेस टर्म, और ये जॉइन का हम कोड देख लेते हैं ना, A1 B2 C3 और वैल्यू डेटा 2 A4 A6 B7 C3 C8। ठीक है, ये की वैल्यू पेयर्स मैंने इसको दिए हैं। अब इसको ज्वाइन करने से क्या होगा भाई? हाँ, पैरालाइज द अरे ऑफ स्ट्रिंग ज्वाइन कर देगा ना, तो एक ही जगह अब दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1 और 4, राइट या नहीं? वी कैन कंबाइन द डेटा टुगेदर। द जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस द टू डेटा सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द की। तो मैं इनको ज्वाइन करवा सकता हूँ, मैं इनको एक ही की के ऊपर वो डेटा को ज्वाइन कर देगा। ये वही काम है जो रिड्यूस बाय की में भी हो रहा था। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि रिड्यूस बाय की में और ज्वाइन में क्या डिफरेंस, ये फिर हैंड्स ऑन में जरा देखेंगे तो जरा सही पता चलेगा। और ये आखिरी है कोलेस। टू अवॉइड द फुल शफलिंग वी अवॉइड यूज द कोलेस फंक्शन। वी यूज एग्जिस्टिंग पार्टीशन सो दैट लेस डेटा इज शफल्ड। ये वही एक जो जैसे मैंने कहा कि पार्टीशनिंग वो आपका होती है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो जो परसिस्टेंस जो हमने देखा है ना ऊपर कि ये जो अभी मैंने ऊपर हाईलाइट भी किया था कि कैशिंग, आरडीडीज की कैशिंग की जा रही है ताकि शफलिंग मिनिमाइज हो। ठीक है, तो ये कोलेस भी उसी खेत की मूली है। ठीक है, we can cut the number of partitions. Suppose we have 4 nodes, we want only 2 nodes. Rid of extra nodes will be kept onto nodes which we kept. ठीक है, तो कोलैस कर देगा उसको, तो कोलैस करने से आपकी शफलिंग मिनिमाइज हो जाएगी। ये फिर हैंड्स ऑन पे पता चलेगा। अच्छा, एक्शंस कौन कौन से हैं? काउंट करना, कलेक्ट करना। कलेक्ट से क्या हो रहा है? रिटर्न्स अवर एंड। कलेक्ट का मतलब वो है सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार होता है ना, ये कलेक्ट है, ये सारी रोज दिखा दो, ये कलेक्ट वो चीज है। और टेक एन, टेक एन का मतलब है कि इतने एलिमेंट्स मुझे उसमें से दिखा दो, जैसे वो है, हाँ, कितने आपने रोज शो करनी है, हाँ, लिमिट जो है, टेक एन, ये हो गया। टॉप के ऊपर के दिखा दो, सबसे ऊपर के काउंट बाय वैल्यू, वैल्यू से काउंट कर लो। रिड्यूस कर ले, टेक्स टू एलिमेंट एज इनपुट फ्रॉम द आरडीडी एंड देन प्रोड्यूसेस द आउटपुट द सेम टाइम एज दैट ऑफ द इनपुट एलिमेंट्स। अब ये देखें ना, ये रिड्यूस इन्होंने इस तरह से किया हुआ है, ये मैंने उसको लिस्ट दी है और उसने कहा है अंडरस्कोर प्लस अंडरस्कोर। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ऐड करके दे देगा, लेकिन अब ये किस तरह करता है ये फिर हमें हैंड्स ऑन के थ्रू जरा ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। आई थिंक 20 + 32 करेगा, उसका रिजल्ट 45 में ऐड करेगा, फिर उसका रिजल्ट 62 में ऐड करेगा, फिर उसका 8 में, फिर उसका 5 में, और आखिर में टोटल करके दे देगा। इस तरह का कोई कहानी है। इसी तरह फोल्ड है, फोल्ड याद नहीं आ रहा अभी। एग्रीगेट और फॉर ईच, ये चीजें हैं कुछ, और ये फिर मैं आपको ना उसमें करवा दूंगा बाद में। भी आप क्विज वगैरह कर लें, क्योंकि अभी आप लोग सब बोर हो नजर आ रहे हैं मुझे।
ये, हाँ, ये एग्जांपल्स आप देख लें। ये तो मैं एडवांटेजेस ऑफ डैग इन स्पार्क, भाई अब आप ये खुद लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये मैप रिड्यूस पे दो चीजें हैं, आइटरेटिव ऑपरेशन दो किस्म के, आइटरेटिव और इंटरेक्टिव। आइटरेटिव कौन से हैं? जैसे मैप है, एक ही चीज को बार बार करना है, एक ही ऑपरेशन को बार बार एग्जीक्यूट करना, उसको आइटरेटिव कहा जाता है, ठीक है। और इंटरेक्टिव कौन से? जैसे क्वेरीज होती हैं। तो हडूप पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बताएंगे जरा मुझे? ये हडूप है, ये स्पार्क नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला काम है। पहली आइटरेशन में सारा मैप हुआ है और दूसरी आइटरेशन में सारा रिड्यूस हो रहा है। बीच में वो डिस्क के ऊपर वो शफलिंग वगैरह में डिस्क का इस्तेमाल कर रहा है वो, बल्कि हर स्टेप पे ही वो डिस्क पे जा रहा है, देखें आप। तो ये जाहिर सी बात है, ये इतना मजे की चीज नहीं है। और ये हडूप का इंटरेक्टिव मोड जरा बताएंगे? ये हाइव में ये काम होगा कि मेरे पास एचडीएफ डेटा स्टोर्ड है टेबल में, मैंने उसे रीड किया क्वेरी के थ्रू, रिजल्ट मुझे मिल गया। तो इंडिविजुअल क्वेरीज चल रही हैं भाई, इंडिविजुअल क्वेरीज आपस में चल रही हैं। जैसे हडूप में तो ये है कि किसी को किसी का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्पार्क में, अब ये स्पार्क में ये हो रहा है भाई, आइटरेटिव स्पार्क में इसमें फर्क क्या आ रहा है? क्या फर्क है पिछली डायग्राम से? हाँ, बताएं यार, वही डायग्राम है, फर्क क्या है बीच में, चेंज क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आ गई ना बीच में। अब हार्ड, मुझे डिस्क पर नहीं फेंकना पड़ रहा चीजों को। पहले वहां पे क्या था? डिस्क थी। हार्ड डिस्क पे डालने से क्या होता है? स्लो हो जाता है, आईओ आईओ ऑपरेशन स्लो होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का क्या मतलब है? रैम भाई, रैम, पूरे क्लस्टर की रैम, वो उस पर आपका काम आसान हो रहा है। और कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। असल में ध्यान नहीं दिया ना, मसला ये है कि अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो भाई, यहाँ पर आप देखें, पहले सब चीजें मैप हो रही हैं, बीच में इतनी मुसीबत पड़ी है, फिर सब चीजें रिड्यूस हो रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैप और रिड्यूस साथ साथ चल रहे हैं, मैप और रिड्यूस साथ साथ चल रहे हैं, और साथ में बीच में डिस्ट्रीब्यूट मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, तो दैट दैट मेक्स इट फास्टर। अच्छा, इंटरेक्टिव में बताएं? वन टाइम प्रोसेसिंग करके आपने मेमोरी में सब चीजें डाल ली, अब आप जितनी क्वेरीज चलानी चलाएं वो फास्ट चलेंगी। हाइव का मसला क्या है? इस डायग्राम में ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क है? हर क्वेरी के लिए एचडीएफएस से डाटा उठाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत है। यहां पर क्या हो रहा है? एक दफा डेटा उठा के रैम में डाल दिया जा रहा है। अब आप 500 क्वेरीज चला रहे हैं, वो तेज चलेंगी, ठीक है। तो ये इन मेमोरी की यहाँ पर आपको वो, बाकी स्पार्क एंड डॉकर है, अब इसको छोड़ दें, ठीक है। तो मैं भी वो लेट मी जस्ट, सही है, चीजें क्लियर हो गई हैं।